बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू नॉवल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर तमाम नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। शुक्रिया। वक्त गुजरता गया, दिल पर उदासी तारी होती गई। फिलोसी अब तक वापस न आई थी। मारे इज़्तिराब के हमारी हालत गैर हो रही थी। गरीब माँ की हालत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था, जैसे उसके जिस्म में खून का एक कतरा तक बाकी ना हो। उसके हाथ पैर 7 साला बुढ़िया की तरह कांप रहे थे। आंखों से रंजो गम टपक रहे थे और यूं मालूम होता था कि वो पल भर में पागल हुआ चाहती है। लेकिन बाप अब तक अपने आप को संभाले हुए था। हालांकि इज़्तिराब अफ़कार उसके चेहरे से मुतरशा था। जो कुछ हो सकता था वो किया जा रहा था। हर सिमत में आदमी दौड़ाए जा रहे थे, हवा में फायर किए जा रहे थे। बार बार दरख्त पर चढ़कर चारों तरफ नज़र दौड़ाई जा रही थी। दिन ढला, दरख्तों के साए लंबे और उदास हो गए। सूरज का घूमता हुआ आतिशी गोला मगरबी उफ़क़ की पहाड़ियों की ओट में जा छुपा। बेपनाह तारीकी ज़मीन पर रींग आई। दूर गीदड़ चिल्लाने लगे। टीले के कदमों में कोई भूली भटकी लोमड़ी जैसे मातम करने लगी। तारीकी गहरी होती गई और फिलोसी का अब तक कोई पता ना था। 8 बजे रात का खाना खाया गया। मिस्टर मैकेंजी खाने पर हाजिर थे। हम तीनों भी बेहद उदास और मुज़तरब थे और ये ख्याल कि हमारे मेज़बान को हमारी वजह से ये दिन देखना पड़ा दिल में चुटकियाँ ले रहा था। खा चुकने के बाद मैं कोई बहाना करके उठा। मैं तन्हाई में यकसुई से तमाम मामलात पर गौर करना चाहता था। मैंने बरामदे में आकर अपना पाइप जलाया और एक बेंच पर बैठ गया। मेरे बिल्कुल सामने वो दरवाज़ा था जो मिस्टर मैकेंजी के मकानात और बाग के गिरदा गिर्द बनी हुई फसील में बनाया गया था। 6-7 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने बड़ी आहिस्तगी से फसील का दरवाज़ा खोला। मैं चौंका, बड़े गौर से दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन ना तो मुझे कुछ नज़र आया और ना ही कोई आवाज़ सुनाई दी। मैंने ये कहकर अपने आप को तसल्ली दी कि वहाँ होगा। 1 मिनट, 2 मिनट और यकलख्त कोई गोल गोल वज़नी चीज़ बरामदे के फ़र्श पर भद्द से गिरी और गेंद की तरह लुढ़कती हुई मेरे करीब से निकलकर दूर तक चली गई। मैं अपनी जगह पर जमा रहा और हैरान था कि ये क्या बला है। मैंने सोचा कि कोई जंगली जानवर वगैरह होगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक भयानक ख्याल की वजह से मैं बुड़बुड़ा कर उठा। वज़नी चीज़ लुढ़कती हुई मेरी पुश्त की तरफ चली गई थी और अब बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई थी। मैं वहीं खड़े खड़े गेंदनुमा चीज़ की तरफ हाथ हिलाकर शुष्कारा, लेकिन वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। यकीनन कोई जानवर ना था। मैं आगे बढ़ा और झुक कर उसे छुआ। मेरा हाथ किसी गर्म, वज़नी और नरम चीज़ पर पड़ा। कुछ समझ में ना आया कि यह क्या मुसीबत है। चुनाचे मैंने उसको उठाया और बरामदे के उस हिस्से की तरफ जहां कमरे के अध खुले दरवाजे से कुछ रोशनी आ रही थी। मैंने अपना हाथ उठाकर उस चीज़ को रोशनी में देखा और मेरे मुंह से बेख्तियार हल्की सी चीख निकल गई। वो किसी मर्द का सर था। मैं ज़माने का सर्दो गर्म चखे हुए हूँ और लातादाद हादसात ने मुझे सख्त दिल भी बना दिया है, लेकिन उसको अपने हाथ में देखकर मैं लड़खड़ा गया। ये यहाँ कैसे आ गया, मैंने सोचा। सर शायद चंद घंटों पहले ही किसी के कंधों पर मौजूद था, क्योंकि अब तक उसकी गर्दन से खून की बूंदें टपक रही थीं। किस बदनसीब का सर है ये और यहाँ कैसे आ गया। मैंने सर को वहीं फेंका और तेज़ी से फसील में बने हुए दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद था। फसील से बाहर कोई न था और सिवाय हवा की सनसनाहट के और कोई आवाज़ भी सुनाई न दे रही थी। मैं दरवाजे से बाहर निकलकर कुछ देर तक शौक़ तहकीक में जाने ही वाला था कि ख्याल आया कि ऐसा करना हमाकत है। मुमकिन है कहीं आसपास कोई दुश्मन छुपा हुआ हो जो मौका गनीमत जानकर मेरी पीठ में खंजर घोंप दे। चुनाचे मैंने दरवाज़ा बंद किया, चिटखनी लगाई और वापस बरामदे में आ गया। मैंने जितना भी मुमकिन हुआ उतना अपने हवास पर काबू पाकर हेनरी को मुतमईन आवाज़ दी, लेकिन शायद मेरी आवाज़ खौफ व हरास से कांप रही थी। शायद खतरे की घंटी थी, क्योंकि ना सिर्फ हेनरी बल्कि मिस्टर मैकेंजी भी बुड़बुड़ा कर अपनी जगह से उठे और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए मेरे करीब आ खड़े हुए। क्या बात है, मिस्टर मैकेंजी ने पूछा। मैंने पूरा वाक़या बयान कर दिया। एकदम से मिस्टर मैकेंजी की सुर्ख रंगत पर जर्दी गालिब आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से सर उठाया। अरे, वो चौंके। ये तो फिलोसी के साथी का सर है। ओ खुदा! हम एक सन्नाटे के आलम में खड़े बेवकूफ़ों की तरह एक दूसरे की सूरत तक रहे थे। ये बुरा हुआ, अब क्या किया जाए। मैंने खजालत से अपनी गर्दन झुका ली, जैसे इस कत्ल का बाइस मैं ही हूँ। दिल में खुल्लड़ मचा हुआ था और जी चाहता था कि मिस्टर मैकेंजी के कदमों से लिपटकर खूब रोऊं। अब क्या हो, कोई मेरे कानों में चिल्ला रहा था, कोई मेरा दिल अपनी मुट्ठी में भींच रहा था। ओ खुदा, फिलोसी की हिफाजत कीजिए। यकलख्त
फसील वाले दरवाजे पर, जिसे मैंने मजबूती से बंद किया था, कोई मुसलसल दस्तक देने लगा। मुकद्दस बाप, मुकद्दस बाप। फसील के दूसरी तरफ से कोई घबराई हुई आवाज़ में चिल्ला रहा था, दरवाज़ा खोलिए, जल्दी दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा खोला गया और एक बदहवास शख्स अंदर घुस आया। वह उन लोगों में से एक था जिन्हें आज शाम को मिस्टर मैकेंजी ने फ्लोसी की खबर लाने के लिए रवाना किया था। मुकद्दस बाप गजब हो गया। उसने फूली हुई सांसों के दरमियान कहा, मिसाई हमारे सरों पर आ गई। उनकी एक पूरी फौज की फौज हमारे टीले का चक्कर काटकर पुराने पत्थर वाले कराल की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, उसी कराल की तरफ जो नीचे चश्मे के किनारे वाक़ई है, जहाँ हमारे मवेशी रहते हैं। मुकद्दस बाप, मिसाइयों के बीच में आबी कमल फिलोसी एक गधे पर सवार थी और एक मिसाई गधे को खींच रहा था। गधे के दाएं तरफ जार जार रोती हुई खादमा चल रही थी, लेकिन मुझे आबी कमल के मर्द साथी कहीं नजर न आए। जिंदा है मेरी बेटी? मिस्टर मैकेंजी ने लर्ज़ा आवाज़ में पूछा। जी हाँ, जिंदा है वो लोग मेरे बिल्कुल करीब से गुजरे। मैंने देखा कि आबी कमल की रंगत एकदम से सफ़ेद हो गई थी और वह गर्दन उठाए आसमान की तरफ देख रही थी। खुदा उसकी और साथ ही हमारी मदद करे, मिस्टर मैकेंजी ने कराहते हुए कहा। मिसाइयों की तादाद कितनी होगी? मैंने पूछा। 200 से ज़ायद, शायद 250। एक बार फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा मायूसी से। सफ़ेद फार्म लोगों, दरवाज़ा खोलो, एक कासिद तुमसे मिलना चाहता है, किसी ने फसील के बाहर से चिल्लाकर कहा। एस्लोपोगास तेज़ी से दौड़कर फसील के करीब पहुंचा। ये संगी फसील, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, कि कुछ ज़्यादा बुलंद न थी। एस्लोपोगास ने हाथ उठाकर फसील की मुंडेर पर टेक दिए और अपने लचकदार हाथों के सहारे उसने अपने जिस्म को ऊपर की तरफ उठाया और फसील से बाहर झांकने लगा। एक तन्हा शख्स खड़ा हुआ है, उसने कहा, लेकिन पूरे तौर पर मुसल्ला और उसके हाथ में टोकरी भी है। एस्लोपोगास, दरवाज़ा खोल दो, मैंने कहा, और अपना कुल्हाड़ा लेकर कवाड़ की ओट में खड़े हो जाओ और सिर्फ एक ही शख्स को दाखिल होने दो। अगर दूसरा आने की कोशिश करे तो बिला तकल्लुफ उसकी गर्दन उड़ा देना। एस्लोपोगास ने दरवाज़ा खोला और कवाड़ की ओट में कुल्हाड़ा बुलंद करके मुस्ताद खड़ा हो गया। इस अरसे में चांद निकल आया। चंद सानियों बाद जंगी लिबास में मलबूस, जिसकी तफसील मैं पिछले किसी बाब में बयान कर चुका हूँ, एक मिसाई दाखिल हुआ। उसके हाथ में बैद की टोकरी थी और दूसरे में नेज़ा, जिसका फल चांदनी में चमक रहा था। देवकामत शख्स था वो। उसकी उम्र 35 साल के लगभग होगी। गालिबन ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरी नज़र से बाद में जितने भी मसाई गुजरे, उनमें से एक भी ऐसा नज़र न आया जिसका कद 6 फुट से कम हो। मिसाई मगरूराना कदम उठाता बड़ी बेपरवाही से हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसने टोकरी एक तरफ रख दी और इस जोर से नेज़ा ज़मीन पर मारा कि फल ज़मीन में धंस गया। मैं आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ, उसने गरजदार आवाज़ में कहा। हमें अफसोस है कि पहला कासिद जो आपकी खिदमत में रवाना किया गया था वो आपसे गुफ्तगू न कर सका, और उसने कटे हुए सर की तरफ इशारा किया। लेकिन अगर आपके पास सुनने के लिए कान और समझने के लिए अकल हो तो मेरे पास बोलने के लिए ज़ुबान भी है और अल्फाज भी, और मैं खाली हाथ भी नहीं आया। आपके लिए एक नायाब तोहफ़ा भी लाया हूँ, चाहे आप इसे तोहफ़ा समझें या मेरे दावे का सबूत। वो बड़ी बेबाकी से गुस्ताखाना तौर पर हंसा। मैं लगो नानी जंगी अफसर हूँ। मैंने अपने दस्ते के साथ इन सफ़ेद फामों का ताक़ुब किया था और कर रहा हूँ। मिसाई ने नफरत व हकारत से गुड हेनरी और मेरी तरफ इशारा किया, लेकिन ये लोग लोमड़ी जैसे चालाक हैं। हमारे हाथों से फिसलकर अब ये तीनों आपके ठिकाने में पनाह गुज़ी हैं। हमारा झगड़ा इन तीनों के साथ है और बाहर सूरत हम इन्हें कत्ल करके दम लेंगे। लो बेटा क्वार्टरमैन, जाओ और नई नई मुहिमों पर, मैंने अपने आप से कहा। हम इन तीनों का ताक़ुब कर रहे थे कि इत्तफ़ाक़न आज सुबह 2 स्याफ़ाम मर्द, 1 स्याफ़ाम औरत, एक गधा और एक खूबसूरत सफ़ेद फाम लड़की हमारे हाथों गिरफ्तार हो गई। एक मर्द कत्ल कर दिया गया जिसका नापाक सर आपके कदमों में पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा ज़रा चालाक था इसलिए हमारी कैद से फरार हो गया। दूसरे लोग और गधा अब तक हमारी कैद में हैं और हमारे साथ हैं। अपने दावे के सबूत के तौर पर मैं ये टोकरी पेश करता हूँ। अपने खुदा की कसम खाकर कहना कि ये टोकरी आपकी चहेती बेटी की है या नहीं। मिस्टर मैकेंजी ने इस बात में सर हिलाया और मिसाई ने अपनी बात जारी रखी। एसआई मुबल्लिग, सुनो, आपसे और आपकी बेटी से हमें कोई वास्ता नहीं और ना ही हम आपको या आपकी आबादी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब रहे आपके मवेशी तो फ़िलहाल हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर वो भी हमारे कब्ज़े में हैं। कुल 240 हैं, है ना? मेरा मशवरा यह है कि आप हमाकत ना करते हुए अपनी बेटी और मवेशियों को बचाने की तदबीर करें। उन्हें बचाना आपके इख्तियार में है। बेसाख्ता मिस्टर मैकेंजी के मुंह से एक आह निकल गई। उन्हें अपने मवेशी, जिन्हें उन्होंने बहुत चाव से पाला था और खिला पिलाकर खूब तगड़ा किया था, बेहद अजीज़ थे। हम आपसे झगड़ना और आपको परेशान करना नहीं चाहते, और ख़ासकर इसलिए। उसने फसील की तरफ देखते हुए सफाई से काम लिया कि ये जगह नाकाबिले तस्खीर है।
लेकिन इन 3 मुसाफिरों के साथ हम कोई रियायत नहीं कर सकते। हमने रात दिन इनका ताक़ुब किया है, चुनाचे हम नहीं चाहते कि हमारी ये भाग दौड़ बेकार साबित हो। इसके अलावा अगर हम इनसे बदला लिए बगैर वापस लौट गए तो हमारी औरतें हमारा मजाक उड़ाएंगी और बूढ़े हम पर जुमले कसेंगे। इसलिए कुछ हो, चाहे जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़े, चाहे जितने दिन सरफ हो जाएं, बहरहाल हमें इन तीनों को अपने कब्जे में करना और इनसे बदला लेना है। चंद सानियों तक खामोशी का वक्फा रहा। एसआई मुबल्लिग, मैं आपको एक मौजू और मुनासिब मशवरा देता हूँ, उम्मीद है उस पर अमल करोगे। हम नहीं चाहते कि आपकी लड़की को कत्ल करें। वो इतनी प्यारी है कि उसे खराज पहुँचाते भी दिल दुखता है। काफ़ी दलेर है वो। खैर, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन 3 सफ़ेद फार्मों में से किसी एक को हमारे हवाले कर दें और आपकी बेटी आज़ाद होगी। इतनी रियायत और की जाएगी कि उसकी खादमा को भी रिहा कर दिया जाएगा। सोच लो, बहुत सस्ता सौदा है ये। अपनी रहमदिली का सबूत देते हुए हमने सिर्फ एक आदमी को तलब किया है, 3 नहीं। बाकी जो 2 बच रहती हैं, हम किसी और मौके पर उन्हें कत्ल कर देंगे। मैं अपनी पसंद का आदमी नहीं चाहता। हालांकि मेरी नजर इंतखाब इस तगड़े आदमी पर है। उसने हेनरी की तरफ इशारा किया। बड़ा ताकतवर मालूम होता है ये, और इसकी जान ज़रा देर से निकलेगी, इसलिए तमाशा देखने में काफ़ी लुत्फ़ रहेगा। लेकिन मैं यहाँ भी रहमदिली से काम लेते हुए कहता हूँ कि आप तीनों में से कोई सा भी आदमी हमारे सुपुर्द कर दें। और अगर मैं तुम्हारा ये मशवरा कबूल ना करूँ तो? मिस्टर मैकेंजी ने कहा। ऐसी हमाकत ना करो एसआई मुबल्लिग, मिसाई ने जवाब दिया। अगर वाकई तुमने हमारी बात ना मानी तो सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारी लड़की का नाजुक सर धड़ से जुदा नजर आएगा। सियाफाम खादमा से हमें पता चला है कि लड़की के अलावा आपके और कोई औलाद नहीं। अगर आपकी लड़की की उम्र कुछ ज़्यादा होती तो मैं बखुशी उसे अपनी खादमा बना लेता, लेकिन चूंकि वो छोटी है और मेरे काबिल नहीं, इसलिए उसे अपने हाथों से और इसी नेज़े से कत्ल करूँगा। और ये दिलचस्प मंजर तुम अपनी आंखों से देखोगे। उस वैश्य ने भयानक कहका बुलंद किया। वो मैकेंजी को एक ही वक्त में तुम और आपसे मुखातिब करके अपनी नफरत का इजहार कर रहा था। इस तमाम अरसे में मैं बड़ी तेज़ी से तमाम हालात पर गौर कर रहा था। मैं जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच गया कि फ़लोसी के एवज़ अपने आप को मिसाई के हवाले कर दूं। यहाँ मैं अपने इस फैसले की सफाई में कुछ कहने की इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मुझे खौफ है कि कहीं मेरे बारे में कोई गलत राय कायम न कर लें। बाखुदा मैंने ये फ़ैसला इसलिए नहीं किया था कि हर शख्स की नज़रों में मैं हीरो बन जाऊँ। इस किस्म का नापाक ख्याल मेरे दिल में आ ही नहीं सकता, और ना ही मुझे वो लोग पसंद हैं जो शोहरत और नामवरी की खातिर हर काम करते हैं। मेरे इस फैसले की बात बिल्कुल साफ है। मैं बूढ़ा हो चुका था, दुनिया देख चुका था, और लबे गौर इस तरह बैठा हुआ था कि हवा का हल्का सा झोंका भी मुझे बआसानी कब्र के गड्ढे में लुढ़का सकता था। लेकिन फ़लोसी की ज़िंदगी का आगाज़ अब हो रहा है। उसकी ज़िंदगी से उसके वालिदैन की ज़िंदगियाँ भी वाबस्ता हैं। उसकी मौत उसके वालिदैन की मौत का सबब बन सकती थी, और देखते ही देखते वो भरा पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता। इसके अलावा मिस्टर मैकेंजी पर जो मुसीबत नाजिल हुई थी वो मेरे सबब से हुई थी। ना मैं फूल का जिक्र करता, ना फ़लोसी गिरफ्तार होती। मैंने सोच यूँ रखा था कि जब फ़लोसी सही सलामत अपने वालिदैन के पास पहुँच जाएगी तो मैं पिस्तौल की नाली अपनी कनपटी पर रखकर लुबलुबी दबा दूंगा, सिर्फ इस ख्याल से कि मिसाई मुझे अजियतें ना दे सकें। और यकीन है कि खुदा मेरे इस फेल को, यानी खुदकुशी को, हालात के पेश नज़र मुआफ़ कर देगा। ये फ़ैसला मैंने चंद सेकंड में कर लिया। बहुत अच्छा मैकेंजी, मैंने कहा, आप इसे कह दें कि फ़लोसी के एवज़ मैं इसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इसे ये भी कहिए कि मैं इस वक्त तक कत्ल न किया जाऊँ जब तक फ़लोसी बखैर खूबी आप तक नहीं पहुँच जाती। पागल हुए हो? हेनरी और गुड ने यकजुबान होकर कहा। नहीं नहीं, मिस्टर मैकेंजी ने कहा, मैं आपको ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगा। अगर खुदा की मर्ज़ी यही है कि मेरी बेटी जालिम ईसाइयों के हाथ में कत्ल हो तो खुदा की मर्ज़ी पूरी होकर रहेगी। अगर कोई और सूरत पैदा ना हो गई, मेरा मतलब है फ़लोसी की रहाई की, तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अपनी जान देकर उसकी जान बचाऊंगा, मैंने सख्ती से कहा। यह बड़ा अहम मामला है, मिस्टर मैकेंजी ने बड़े इत्मीनान से कहा, और फ़िलहाल हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए। सुबह होते ही हम आपको अपने फ़ैसले से आगाह कर देंगे। बहुत अच्छा सफ़ेद फार्म, मसाई ने बड़ी बेपरवाही से कहा। लेकिन मैं इतना कह देता हूँ कि अगर सुबह तक तुम कोई फ़ैसला ना कर सके तो तुम्हारी चहेती नाजुक कली फूल बनने से पहले तोड़ ली जाएगी। शायद मैं तुम्हें इस खौफ से कि कहीं तुम पर शबखून ना मारूं गौर खौज करने की इजाज़त ना देता, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे ठिकाने के बाशिंदे तजारती सामान लेकर साहिल की तरफ गए हैं, और इस वक्त यहाँ सिर्फ 20 मर्द मौजूद हैं। तुम जैसे अक्लमंद से ऐसी नादानी की उम्मीद न थी। वो बदतमीजी से हंसा। तुम अपने गांव में इतनी छोटी सी तादाद में आदमी रखोगे? खैर, तो मतलब ये कि चूँकि मुझे यकीन है कि इतने कम लोगों के सहारे तुम कभी शबखून मारने की हमाकत नहीं कर सकते, इसलिए मुझे तुम्हारी तरफ से कोई ख़तरा नहीं। अच्छा, शब्बा खैर, और तुम तीनों को भी। वो हमसे मुखातिब हुआ।
जिनमें से किसी एक की आंखें मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। शब बखैर कहता हूँ। ख्याल रहे दोस्तों, अगर तुम्हारा जवाब पॉप फटते ही मुझे ना मिल गया तो मैं जो कुछ कह चुका हूँ वो होकर रहेगा। वो एस्लोपोगास की तरफ घूम गया जो दरवाजे और मिसाई के बीच में कुल्हाड़ा लिए खड़ा था। दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो, उसने तो हुक्माना लहजे में कहा। बूढ़े ज़ुलू सरदार को मुश्तइल करने के लिए बस इतना सा इशारा काफ़ी था। पिछले 10 मिनट तक तगड़े मिसाई को देखकर एस्लोपोगास के मुंह में पानी भर भर आ रहा था और जब उसने बूढ़े ज़ुलू पर हुक्म चलाया तो उसके सब्र का पैमाना छलक पड़ा। उसने मिसाई के कंधे पर अपना हाथ रखकर ऐसी उस्तादी से झटका दिया कि मिसाई लट्टू की तरह घूम गया और अब उसका चेहरा एस्लोपोगास के सामने था। एस्लोपोगास ने झुककर अपनी लाल अंगारा सी आंखें मिसाई के चेहरे पर गड़ते हुए करख्त आवाज में कहा, मुझे देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ, मिसाई ने जवाब दिया। और इसे भी देखा? एस्लोपोगास ने अपना कुल्हाड़ा उसकी आंखों के सामने नचाते हुए कहा। हाँ, ये खिलौना भी देखा। मिसाई कुत्ते, शेखी खोर, मासूम बच्चियों को गिरफ्तार करने वाले बुज़दिल डाकू, यही खिलौना तेरे जिस्म के टुकड़े उड़ा देगा। बदबख्त, ये तेरी खुशकिस्मती है कि तू कासिद बनकर आया है, वरना तेरे कटे हुए अज़ा घास पर पड़े तड़प रहे होते। मिसाई खड़ा हंसता रहा। बड़े बहादुर मालूम होते हो, मिसाई ने कहा। काश कि हम दोनों के मुकाबले का वक्त आए और उस वक्त तुम्हारी ताकत और बहादुरी का भेद खुल जाए। घबरा मत, तेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी, एस्लोपोगास ने दांत पीस कर कहा। जानता भी है तू किसको मुकाबले की दावत दे रहा है? एस्लोपोगास को, जिसकी रगों में शाही खून गर्दिश कर रहा है, जिसने शेरों के कुल्ले चीरे हैं, मौत भी जिसके नाम से कांपती है। देख ले, मैं एस्लोपोगास हूँ, वही एस्लोपोगास जिसके कुल्हाड़े अनकोसी के सामने बड़े बड़े सूरमाओं की गर्दनें झुकी हैं और तेरी भी झुकेगी। आज जी भर कर हंस ले, कल शब लूमड़ियाँ तेरी हड्डियाँ चिचोड़ते हुए खुशी से चिल्लाएंगी। मिसाई जा चुका तो हमने टोकरी की तरफ देखा और लातादाद उल्टे सीधे ख्यालात हजूम कर आए। खुदा जाने इस टोकरी में जालिम मिसाई क्या लाया है, क्या चीज़ होगी, किसका सर? और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक की लहर सी दौड़ गई। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि आगे बढ़कर टोकरी का ढक्कन उठाए। पता नहीं उसे कौन से भयानक मंजर से दो चार होना पड़े। हम खड़े एक दूसरे की सूरत तक रहे थे कि एस्लोपोगास ने आगे बढ़कर टोकरी का ढक्कन उठाया और टोकरी में पूरा खिला हुआ गोया फूल रखा हुआ था। शायद कोई और वक्त होता तो मैं उस फूल को देखकर मारे खुशी और हैरत के पागल हो जाता, लेकिन उस वक्त हमारी हालत आप समझ सकते हैं ऐसी हो रही थी कि अगर कोई हमारे सामने बहिश्त भी लाकर रख देता तो शायद हम उसके नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ ना हो सकते। किसी ने सच कहा है कि अगर फिक्रें और रंजोगम ना हो तो दुनिया और उसकी हर चीज़ हसीन नजर आए, लेकिन जब दिल पर गमों की धुंध छाई हुई हो तो हर चीज़ बदहैयत और डरावनी नजर आती है। हत्ता कि रोशन दिन भी जैसे अमावस की रात लगता है। फूलों के साथ एक चिट्ठी भी थी, तेल से दागदार कागज़ पर, जिसमें फलोसी खाना लपेट कर ले गई थी। उसमें मुंदरजा झैल अबारत तहरीर थी। प्यारे अब्बा और अम्मा, हम फूल लेकर ठिकाने को वापस लौट रहे थे कि मिसाइयों ने हमें गिरफ्तार कर लिया। जालिमों ने टॉम को कत्ल कर दिया, लेकिन दूसरा फरार हो गया। मैं और खादमा फ़िलहाल महफूज हैं, लेकिन सुना गया है कि मिसाई मेरे बदले में मिस्टर क्वार्टरमैन के साथियों में से किसी एक को लेना चाहती हैं, लेकिन मुझे ये तबादला मंजूर नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई साहिब मेरे इवज़ जान दें। ख्याल रहे अब्बा जान, कोई भी मेरी जान बचाने के लिए अपने आप को मिसाइयों के हवाले ना करे। आज रात अगर मुमकिन हो तो मिसाइयों पर शबखून मारने की कोशिश कीजिए। आज रात वो हमारे मवेशियों में से 3 को ज़िबा करके ज़ियाफ़त उड़ा रही हैं। मेरे पास मेरा पिस्तौल मौजूद है। अगर सुबह तक कोई मदद ना आ गई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मुझे ये मंजूर नहीं कि जालिम मिसाई अपने नापाक हाथों से मुझे छुएं। अगर ऐसा हो तो आप मुझे कभी फरामोश ना करें। अब्बा, अम्मा, मैं बेहद खौफज़दा हूँ, लेकिन मुझे खुदा पर भरोसा है, वो मुझे हिम्मत दे। मैं कुछ लिखना चाहती थी लेकिन लिख नहीं सकती, क्योंकि मिसाई मेरे पास खड़े मशकूक निगाहों से मेरी तरफ देख रहे हैं। खुदा हाफिज़, फलोसी। और एक कोने पर तहरीर था, मिस्टर क्वार्टरमैन की खिदमत में आदाब। यकीन है फूल आपको ज़रूर पसंद आएगा। तहरीर पढ़कर बेख्तियार में रो पड़ा। कितनी बहादुर लड़की थी फलोसी। इस हालत में तो बड़े सूरमाओं के पित्ते पानी हो जाते हैं, लेकिन वो नन्ही सी जान कितने अज़्म और हिम्मत से लिख रही थी। मैं बेचैन हो गया और मैंने एक बार फिर कसम खाई कि कुछ भी हो मैं उस बहादुर लड़की को बचाऊंगा, इस कोशिश में चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और अब यह मसला ज़ेरे गौर था कि फलोसी को बचाने की क्या सूरत हो सकती है। मैंने फिर कहा कि मुझे मिसाइयों के हवाले कर दिया जाए, लेकिन मिस्टर मैकेंजी ने सख्ती से मेरे इस ख्याल की मुखालफत की और गुड और हेनरी ने कहा कि अगर मैं अपने इरादे से बाज ना आया तो वो भी मेरे साथ ही अपने आप को मिसाइयों के हवाले कर देंगे, और जो कुछ मुझ पर गुजरेगी उसमें वो दोनों भी बराबर के शरीक होंगे। हेनरी और गुड की इस पुरखुलूस दोस्ती के सबब मेरी आंखों में मारे एहसान और शुक्रिया के आंसू छलक आए।
ये बेहद अहम मामला है, मैंने कहा। सुबह होने से पहले ही हमें कोई फैसला कर लेना चाहिए। तो फिर चलो, जितने भी आदमी इस वक्त मिल सकें उतने ही साथ लेकर तन ब तकदीर मिसाइयों पर हमला कर दिया जाए। फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा, हेनरी ने कहा। शाबाश शाबाश, एस्लोपोगास ने हेनरी की पीठ ठोंकते हुए सर हिलाकर कहा। तुमने मर्दों की सी बात कही और मैं कहता हूँ इसमें डरने की क्या बात है। मिसाई हैं कितने? सिर्फ 250। अब हमारी तादाद कितनी होगी? देखिए, हमारे इन सरदार मिस्टर मैकेंजी के पास 20 आदमी हैं, मैकोमेजन के पास 5 और हम 5 सफ़ेद फार्म, कुल मिलाकर 30 हुए ना? काफ़ी हैं, बल्कि काफ़ी से ज़्यादा। मैकोमेजन, तुम काफ़ी होशियार और अक्लमंद हो। मैं हैरान हूँ कि तुम्हारी समझ में ये बात क्यों ना आई। खैर सुनो, मिस फ्लोसी ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है? यही ना कि मिसाई आज रात ज़ियाफ़त उड़ाएंगे और ऐश मनाएंगे। मैं कहता हूँ कि क्यों ना ये ज़ियाफ़त उनकी ज़िंदगी की आखिरी ज़ियाफ़त साबित हो। क्यों ना आज की रात का जश्न उनकी मौत का जश्न साबित हो। उस कुत्ते ने जिसे मैं सुबह कत्ल करना चाहता हूँ क्या कहा था? यही कि उसे हमारी तरफ से हमले का खतरा नहीं, इसलिए कि हमारी तादाद कम बल्कि ना होने के बराबर है। अच्छा, अब आप लोग वो कराल जानते हैं जहाँ मिसाइयों ने क्याम किया है? आज सुबह मैंने उस कराल को घूम फिर कर बखूबी देख लिया है और उसका नक्शा मेरे जहन में मौजूद है। देखिए, वो यूं है। और उसने मिट्टी पर एक दायरा बनाया। यह है कराल का सदर दरवाज़ा, जिसमें कांटेदार झाड़ियाँ उग गई हैं। या यूं कहिए कि इन झाड़ियों से दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। दरवाजे से बाहर ढलवान मैदान है। मैं कहता हूँ कि अगर तन्हा मैं और एक साहिब सदर दरवाजे के बाहर खड़े हो जाएं तो बआसानी भागते हुए मिसाइयों को कत्ल कर सकती हैं। अब गौर से सुनो, यानी जंग कैसे की जाए। मशरकी उफ़क़ की उजाले की पहली किरण के साथ ही ख्याल रहे, इससे पहले नहीं कि उस वक्त अंधेरा होगा और ना उसके बाद, क्योंकि उस वक्त काफ़ी रोशनी हो चुकी होगी और मुमकिन है कि मिसाई बेदार हो जाएं। हाँ, तो उजाले की पहली किरण के साथ ही बागून गुड 10 आदमियों के साथ कराल के छोटे दरवाजे पर, जो दूसरी तरफ और सदर दरवाजे के बिल्कुल सामने वाक़ है, पहुंच जाएंगे और संतरियों को सोते में ऐसे खामोशी से कत्ल कर देंगे कि किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। उसके बाद वो अपने 10 आदमियों के साथ वहीं खड़े रहेंगे। इस अरसे में अनकोबो और मैं सदर दरवाजे के बाहर कुल्हाड़े लेकर खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ ये चौड़े चकले सीने वाला वो काफ़ी भी होगा। काफ़ी बहादुर है ये शख्स। हम तीनों भी खामोशी से संतरियों को मौत के घाट उतार देंगे। बाकी रहे कितने? 16। उन 16 आदमियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। एक हिस्सा तो मैकोमेजन तुम्हारे मातहत होगा और एक मुबल्लिग मिस्टर मैकेंजी के मातहत। तुम दोनों के मातहत आदमी बंदूकों से लैस होंगे। एक दस्ता कराल से बाहर की तरफ अपना मोर्चा बनाएगा और एक दाएं तरफ। मौका मुनासिब देखकर मैकोमेजन, पहला फेज तुम करना। ये गोया जंग शुरू करने का इशारा होगा और दाएं और बाएं दस्ते के आदमी मुसलसल गोलियां चलाते रहेंगे। लेकिन ख्याल रहे, ऐसी अंधाधुंध गोलियां न चलाई जाएं कि मैकेंजी साहब की बच्ची को नुकसान पहुंच जाए। इसके बाद बागून और उसके साथी जंगी नारा बुलंद करेंगे और तलवारें सौंत सौंत कर मिसाइयों पर टूट पड़ेंगे। और फिर यूं होगा मैकोमेजन कि नींद और खाने का खुमार मिसाइयों पर चूंकि सुबह भी छाया हुआ होगा, इसलिए वो घबराकर कुछ सोचे समझे बगैर सदर दरवाजे की तरफ भागेंगे। यहाँ मैं, अनकोबो और ये वो काफ़ी मौत के फरिश्तों की तरह कुल्हाड़ी लिए तैयार खड़े होंगे। चुनाचे ये है मेरी तजवीज़। अगर तुम्हारे जहन में इससे बेहतर तजवीज़ हो तो बता दो। एस्लोपोगास खामोश हो गया और मैंने अपने साथियों को उस तजवीज़ के वो हिस्से समझाए जिन्हें वो समझ ना सके थे और हर एक ने बूढ़े जुल्लू की तजवीज़ को सराहा। वाकई एस्लोपोगास अफ्रीका के वैश्यों में बेहतरीन जर्नैल था। हाँ, इतना और बता दूं कि एस्लोपोगास वैसे तो मुझे आपसे मुखातिब करता, लेकिन जब वो जोश में आता तो तुमसे बोलता। ये बात इसकी दलील थी कि जब उस पर गुस्सा और जंग का भूत सवार होता है तो उसे अपने पराई की कोई तमीज़ नहीं रहती। काफ़ी बहस के बाद बूढ़े जुल्लू की तजवीज़ को मंजूर किया गया। सिवाय इसके और कोई चारा भी तो नहीं था। हमें कामयाबी की उम्मीद तो क्या होगी, हमारी तादाद ही कितनी थी, आटे में नमक के बराबर। उधर खूंखार मिसाई मिलकर अगर फूंक भी मारते तो हमें हवा में उड़ा देते। लेकिन एस्लोपोगास और हेनरी के अज़म और खुद एतमादी ने मेरे दिल में उम्मीद की शमा रोशन कर दी। मुमकिन है हमें कामयाबी हो, मैंने सोचा, और मैं सिवाय इसके और कर भी क्या सकता था। इस मौहूम उम्मीद से बहलाऊं मुझे और ना दूसरों को ये मंजूर था कि फ्लॉसी की जान जाए। कामयाबी की उम्मीद करना फजूल था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये ख्याल मेरे दिल में जमकर रह गया कि हम कामयाब होंगे। एस्लोपोगास, मैंने कहा, सचमुच तुम उस बूढ़े शेर की मानंद हो जो हर वक्त अपने किचार से निकलकर शिकार किया करता है और जानता है कि किस तरफ से और किस वक्त शिकार को दबोचा जाए। मैकोमेजन, एस्लोपोगास ने जवाब दिया, पिछले 40 साल से मैं एक सिपाही की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और अपने फ़न में इतना पुख्ता हो चुका हूँ कि आंखें बंद करके भी ठीक फैसला कर सकता हूँ।
क्या मज़ेदार जंग होगी। वाह, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे खून की बू आती है। मिसाइयों की आमद की खबर के साथ ही ठिकाने की दीवार के बाहर की आबादी सिमट कर अंदर आ गई। औरतें, बच्चे और बूढ़े दीवार में बने हुए छोटे से दरवाजे से गिरोह दर गिरोह मैकेंजी के बाग में यूं दाखिल हुए जैसे इंसानों का कोई बंध टूट गया हो। वो लोग आकर बरामदे और बाग में जम गए और सर से सर जोड़कर निहायत खौफजदा आवाज़ों में मिसाइयों के मुजालिम की दास्तानें दोहराने में मसरूफ़ हो गए। एस्लोपोगास की तजवीज़ पर अमल करने के पुख्ता इरादे के बाद मिस्टर मैकेंजी ने 12 से 15 बरस की उम्र के 4 बच्चों को तलब किया और उन्हें ज़रूरी हदायत देकर रवाना किया कि वो मिसाइयों पर नज़र रखें और उनकी नकलो हरकत की खबर हमें हर आध घंटे बाद पहुंचाते रहें। इसके बाद नौउम्र लड़कों और औरतों को भी दीवार के करीब अंदर की जानिब खड़ा कर दिया गया कि मिसाइयों के अचानक हमले से दीवार की हिफाजत होती रहेगी। इन कामों से फरागत पाने के बाद उन जाबाजों को तलब किया गया जो हमारे साथ मिसाइयों पर हमला करने वाले थे। 20 मर्द मिस्टर मैकेंजी के मकान के सामने खुली जगह में आलती पालती मारकर बैठे हुए थे और मिस्टर मैकेंजी दीदबान दरख्त का सहारा लिए उन्हें और हमारे चारों वो काफ़ी मुलाजमों को मुखातिब कर रहे थे। बड़ा पुरतासीर नज़ारा था वो। मिस्टर मैकेंजी दरख्त के तने के करीब खड़े हुए थे। उनका एक हाथ तने पर टिका हुआ था और दूसरा सामीन को मुखातिब करते हुए हवा में बुलंद था। उनका सर नंगा था और पुरखुलूस चेहरा दिली जज्बात की गमाजी कर रहा था। उनके करीब ही उनकी बीवी अपना चेहरा दोनों हाथों से ढके बैठी थी। एक तरफ अल्फोंसे अपने चेहरे पर इंतहाई खौफ और घबराहट के आसार लिए फटी फटी आंखों से हर एक की सूरत तक रहा था। अल्फोंसे के पीछे हम तीनों माआ एस्लोपोगास खड़े हुए थे। बूढ़ा जुल्लू हस्बे मामूल अपने कुल्हाड़े पर थोड़ी टिकाए खड़ा था। उसकी आंखें बेचैनी से हल्कों में गर्दिश कर रही थीं। चेहरे के नकूश करख्त हो गए थे। पेशानी पर सिलवटें उभर आई थीं और वो बार बार अपनी जुबान यूं होंठों पर फेर रहा था जैसे खून का मजा ले रहा हो। सामने 20 बहादुर राइफलें गोद में रखे और फर्श ज़मीन पर बैठे मिस्टर मैकेंजी के होंठों से निकले हुए हर अल्फाज को निहायत गौर और तवज्जो से सुन रहे थे। दरख्त की टहनियों से गुजरकर चांद की इक्का दुक्का किरणों ने ज़मीन पर नूर के धब्बे डाल दिए थे और अफसरदा हवा दरख्त की बुलंद चोटी पर साएं साएं करती किसी अनजान मंजिल की तरफ चली जा रही थी। लोगों, मिस्टर मैकेंजी ने तमाम हालात और हमारी तजवीज़ को पूरी तफसील से बयान करने के बाद 20 आदमियों की उस छोटी सी जमात से जो हमारी उम्मीदों का आखिरी सहारा थी कहा, लोगों, पिछले कई सालों से मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त रहा हूँ। तुमने मुझसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को इल्म की लाजवाल दौलत दी है, तुम्हारी हिफाजत की है और ख़तरात में तुम्हारा साथी रहा हूँ। मेरी बच्ची जिसे तुम आप भी कमल के नाम से पुकारते हो तुम्हारी गोद में खेली है। तुम्हारी ही गोद में उसने रेंगना और चलना सीखा है। वो तुम्हारे बच्चों की बेहतरीन दोस्त रही है और जब तुम बीमार हुए हो तो उसने तुम्हारी तीमारदारी की है और तुमने उसे दिलो जान से चाहा है। हम अब भी उसे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं, किसी ने गूंजदार आवाज़ में कहा, और उसे मिसाइयों के पंजे से छुड़ाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। शुक्रिया दोस्तों, मैं तुम्हारी इस मोहब्बत का खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यकीन है कि इस नागहानी मुसीबत में तुम ज़रूर हमारे काम आओगे। तुम्हारे आबी कंवल की ज़िंदगी खतरे में है। इस वक्त वो जालिम मिसाइयों के बीच में तन्हा बैठी खौफ से कांप रही है और मिसाइयों के मुजालिम से कौन वाकिफ़ नहीं। वो उस मासूम बच्ची के साथ जो कुछ ना कर गुजरे कम है। मुझे यकीन है कि तुम आबी कंवल को मिसाइयों के पंजे से छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करोगे। तुम अपने बच्चों का ख्याल करो। अगर तुम्हारी औलाद मिसाइयों के कब्जे में होती तो तुम्हारी क्या हालत हो जाती। अगर खुदा न खास्ता मेरी बेटी कत्ल कर दी गई तो मैं और मेरी बीवी भी ज़्यादा दिन जिंदा न रह सकेंगे, और अगर रह भी गई तो हमारी ज़िंदगी हमारे लिए एक बोझ होकर रह जाएगी। और फिर मिसाई हमारे ठिकाने पर हमला कर दें, तुम्हारे मवेशी हुंका ले जाएं, तुम्हारे घरों को आग लगा दें और बागात उजाड़ देंगे और ये जगह पल भर में वीरान होकर रह जाएगी। जैसा कि तुम जानते हो मैं अमन पसंद शख्स हूँ और जंगो जदल को पसंद नहीं करता। आज तक मैंने किसी का खून नहीं बहाया और ना ही ऐसा करने की तुम्हें तालीम दी है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि मैं कहता हूँ हमला करो, खुदा का नाम लेकर हमला करो। खुदा ने हमें अपनी औलाद और घरों का बचाव करने का हुक्म दिया है। अपनी बीवियों की इज्जत और अपनी औलाद की सलामती की खातिर उठो और मिसाइयों को पीस कर रख दो। कसम खाओ, मिस्टर मैकेंजी ने बड़े जोशो खरोश से कहा। कसम खाओ कि जब तक तुम में से एक शख्स भी जिंदा है तुम मेरे और इन 3 सफ़ेद फाम बहादुरों के साथ मिलकर आबी कंवल को बचाने की कोशिश करोगे। बस मुकद्दस बाप, बस हम ज़्यादा नहीं सुन सकते। इस गूंजदार आवाज़ ने जो एक तनोमंद बूढ़े की थी कहा, और अगर हम कसम तोड़ें तो कुत्ते की मौत मारे जाएं और हमारी बोटियां लोमड़ियों और चीलों के सामने फेंक दी जाएं। मुट्ठी भर आदमियों का इतनी बड़ी जमात से टकराना खतरे से खाली नहीं।
लेकिन फिर भी हम कसम खाते हैं कि या तो अपने आप भी कमल को बचाएंगे या इसी कोशिश में जान दे देंगे। हम कसम खाते हैं। हाँ, हम कसम खाते हैं। एक साथ 20 आवाज़ें उभरी। और हम भी कसम खाते हैं, मैंने कहा। दोस्तों, मैं तुम्हारा यह एहसान मरते दम तक फरामोश नहीं करूँगा, मिस्टर मैकेंजी ने कहा। तुम सही मायनों में मर्द और हकीकी साथी हो। तुम ऐसी लाठी हो जो दुख सुख में साथ देती है, सरकंडा नहीं जो ऐन वक्त पर टूट जाए। और आओ, अब हम खुदा के सामने गर्दनें झुकाकर और गिड़गिड़ाकर दुआ मांगें कि वो हमें इतनी कुव्वत दे कि हम जालिम ईसाइयों को मार भगाएं। खुदा के कब्ज़े में हमारी मौतो जीस्त है। वो चाहे तो मुट्ठी बराबर धूल को इतना फैला सकता है कि वो तमाम आलम को अपनी आगोश में ले ले। उससे कुछ बैद नहीं। आओ, हम उस लाफानी कुव्वत के हजूर झुक जाएं। मिस्टर मैकेंजी घुटनों के बल झुक गए। हम सब ने उनकी तकलीद की, सिवाय एस्लोपोगास के, जो बदस्तूर अपने एनकोसी कास पर झुका हुआ था। उस खूंरे ज़ुलू का कोई खुदा ना था। अगर वो पूजा करता था तो सिर्फ अपने कुल्हाड़े एनकोसी कास की। ए खुदावंद, गहरी खामोशी में मिस्टर मैकेंजी की रोबदार आवाज़ गूंज गई। खतरात में घिरे हुए लोगों का मुहाफिज तू ही है। मेरे मालिक, हम पर मुसीबत आई है, लेकिन हम तेरा दामन थामे हुए हैं। सिवा तेरे और कौन हमारी मदद कर सकता है। ए खुदा, तूने हमें एक बच्ची अनायत की है और अब उस बच्ची की गर्दन पर तलवार का साया है। वैशी मसाई उस मासूम की गर्दन उड़ाने के लिए अपने हथियारों पर धार कर रही हैं। ऐ मेरे मालिक, तू उस बच्ची का मुहाफिज है, उसे बचा ले। आसमानों और ज़मीनों के खुदावंद, तू हमारी मदद कर। हमें इतनी ताकत दे कि हम जालिमों के पंजे से अपनी बच्ची को छुड़ा लें। अपना कहर दुश्मनों पर नाजिल कर, उन्हें बखेर दे, उनकी ताकत को पारा पारा कर दे। हम इस वक्त तेरे सामने झुके हुए हैं। हम सफ़ेद व स्याह रंगत वाले तेरे सारे दुश्मनों पर हमला करने जा रही हैं। यीशु मसीह के सदका में हमें कामयाबी अता कर और बच्ची की हिफाजत कर। आमीन। मिस्टर मैकेंजी खामोश हो गए। हम सब उठे और हमले की तैयारियां करने लगे, क्योंकि बकौल एस्लोपोगास के वो बातों का नहीं, काम का वक्त था। एस्लोपोगास की तजवीज़ के मुताबिक हमें मिसाइयों पर अलहदा जमातों में हमला करना था। चुनाचे बड़ी तवज्जो से जमातें बनाई गईं। काफ़ी गौर खोज के बाद तय हुआ कि जो लोग गुड के साथ जाएं वो अपने साथ बंदूकें ना ले जाएं, सिवाय गुड के जिसके पास एक पिस्तौल था, बल्कि तलवारों नेज़ों वगैरह से लैस हों। मैंने अपनी तरफ से गुड को वो तलवार पेश की जिसे मैंने कटे हुए हाथ से अलग किया था। ये एहतियात इसलिए बरती गई कि कहीं ऐसा न हो कि तीनों तरफ से गोलियां चलने के सबब हम अपने ही साथियों को मार दें। इस तजवीज़ को एस्लोपोगास ने, जो सही मायनों में फौलादी हथियारों का बेहतरीन जर्नैल था, बड़े ज़ोर शोर से तायद की। हमारे पास 4 विंचेस्टर राइफलें थीं जो मुसलसल 8 फायर कर सकती थीं और दर्जन भर मार्टिनीज़। मैंने अपने लिए अपनी विंचेस्टर पसंद की। ये बंदूक ऐसे कामों के लिए नहायत मौजूद थी। एक मिस्टर मैकेंजी ने अपने लिए ली और बकाया 2 ठिकाने के 2 बाशिंदों को दी गई जो माहिर शिकारी थे और उस बंदूक को इस्तेमाल करना जानते थे। मार्टिनीज़ उन लोगों में तकसीम कर दी गईं जो 2 गिरोह बनाकर कराल के मुख्तलिफ सिमतों से ख्वाबीदा मिसाइयों पर हमला करने वाले थे। ये लोग बंदूक चलाने के माहिर तो न थे, लेकिन अनाड़ी भी न थे, चुनाचे इन पर भरोसा किया जा सकता था। एस्लोपोगास के लिए शायद ये कहने की ज़रूरत नहीं कि उसने अपने एनकोसी कास के अलावा और कोई हथियार लेना कबूल ना किया। एस्लोपोगास, हेनरी कर्टस और हमारे मुलाजमों में से एक कराल के झाड़ियों से ढके हुए दरवाजे पर खड़े होने वाले थे। चूंकि वो भागते हुए मिसाइयों का सफाया करने वाले थे, इसलिए बंदूकें उनके लिए बेकार थीं। चुनाचे हेनरी और हमारे वो काफ़ी मुलाजिम ने भी हथियारों में से अपने लिए कुल्हाड़े ही पसंद किए। इत्तफाकन मिस्टर मैकेंजी के खजाने में कुल्हाड़े मौजूद थे। सर हेनरी ने उनमें से एक, जिसका फल काफ़ी चौड़ा था और वज़न में भी 2-2.5 पाउंड होगा, अपने लिए पसंद किया। वो काफ़ी मुलाजिम का कुल्हाड़ा हेनरी के कुल्हाड़े से हल्का और छोटा था। एस्लोपोगास ने कुल्हाड़ों की धार पर इत्मीनान ना करते हुए उन्हें रगड़ रगड़ कर और तेज़ किया और उन्हें मजबूत लकड़ी के 3 फुट 6 इंच हत्थों पर पेवस्त कर दिया गया। हत्थों के सिरों पर गोल गोल गट्टे बनाए गए कि उस पर हाथ फिसलने ना पाए। फिर कुल्हाड़ों को पानी से भरी हुई बाल्टी में निस्फ घंटे तक छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि हत्थों की लकड़ी फूल कर हल्के में इस मजबूती से बैठ गई कि वो किसी सूरत 1 इंच भी आगे पीछे नहीं सरक सकती थी। एस्लोपोगास इस ज़रूरी काम से फुर्सत पा गया तो मैंने कमरे में जाकर अपना वो संदूक खोला जो इस सफ़र में अब तक ना खोला गया था और जो हर सफ़र में मेरे साथ ही रहता था। आपका क्या ख्याल है कि उसमें क्या चीज़ है? जी हाँ, बारीक आहनी जंजीरों की कमीज़ यानी ज़िरहा, जो कि गंजे सुलेमान में शाह कोकवाना टवाला की इनायत करदा ज़िरहें थीं। चुनाचे मौजूदा मुहिम पर रवाना होने के लिए पहले मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी हिफाजत की खातिर ज़िरहें बना ली जाएं। इस ख्याल को अमली जामा पहनाते हुए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब ज़िरहा का रवाज नहीं था, इसलिए किसी ज़िरहा साज का मिलना मुहाल था।
लेकिन खुशकिस्मती से बर्मिंघम में हमें एक ऐसा असलहा साज मिल गया जो ज़िरहें नहीं तो उसे मिलती जुलती कोई चीज़ ज़रूर बना सकता था। उस असलहा साज को मुंह मांगी उजरत देकर हमने ये ज़िरहें बनवाई थीं। असलहा साज ने बड़ी कारीगरी से आहनी तारों का जाल सा बुनकर उसमें निहायत मजबूत कड़ियाँ लगा दी थीं। ये आहनी कमीज़ मेरे जिस्म पर बिल्कुल फिट आती थी और इस कदर हल्की फुल्की थी कि मैंने इसे मुसलसल 3 रोज़ तक अपने जिस्म पर चढ़ाए रखा और मेरे जिस्म पर मामूली खराश तक न आई। हेनरी की ज़िरहा कुछ ज़्यादा ही बोझल थी और उसके 2 हिस्से थे। एक तो वही हिस्सा जिसे मैंने बुनियान कहा था और एक आहनी कोट बुनियान के ऊपर पहनने के लिए जो घुटनों तक आता था। इन कमीज़ों के अलावा 4 फौलादी टोपियाँ भी थीं जिन्हें सहूलत की खातिर कंटोप कह सकते हैं, लेकिन अगर फौलादी कंटोप कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। बहरहाल ये फौलादी कंटोप खोपड़ी और कनपटी का बचाव बखूबी कर सकते थे। इस गोला बारूद के ज़माने में ज़िरहा बख्तर का इस्तेमाल ताजुब खेज़ अमर है और साथ ही मज़का खेज़ भी। बंदूक की गोली के सामने ये चीज़ें किसी काम की नहीं, लेकिन अफ्रीका के जंगलात में बसी हुई वैशी अक़वाम में दस्त बदस्त जंग का सदियों पुराना तरीका राइज है। चुनाचे उनके जंगी हथियारों मसलन तलवार और नेज़ा और कुल्हाड़े के सामने ये ज़िरहें बड़ी कारआमद चीज़ साबित होती थीं। बात कहाँ से कहाँ तक जा पहुँची। खैर, तो मतलब ये है कि मैंने अपने आप को मुबारकबाद दी कि ज़िरहें अपने साथ लेता आया और खुदा का शुक्र अदा किया कि वो नमक हराम बार बरदार और चीज़ों के साथ इस संदूक को नहीं ले गए थे। हेनरी ऊपर तले दोनों ज़िरहें पहनना चाहता था और उस जैसे दियोकामत शख्स के लिए उनका बोझ बर्दाश्त करना कोई बड़ी बात ना थी। लेकिन मैंने उसे कहा कि वो एक ही ज़िरहा पहने और एक एस्लोपोगास को दे दे, क्योंकि उसे भी अपने बचाव के लिए ज़िरहा उतनी ही ज़रूरत थी जितनी कि हेनरी के लिए। हेनरी ने बड़ी खुशी से मेरी इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया और फ़ौरन ही एस्लोपोगास को आवाज़ दी। वह हेनरी का कुल्हाड़ा अपने हाथ में लिए नमूदार हुआ। हमने ज़िरहा उसे देकर कहा कि वो इसे पहन ले। पहले तो वो उसे उलट पलट कर बड़े गौर से देखता रहा और फिर ये कहते हुए कि वो पिछले कई सालों से यूं ही नंगे बदन लड़ता रहा है और अब उसे आहनी खाल की ज़रूरत नहीं, उसने ज़िरहा लौटा दी। मैंने उसे कायल करने के लिए एक ज़िरहा को फर्श पर बिछा दिया और नेज़ा लेकर पूरी कुव्वत से ज़िरहा पर दे मारा। नेज़ा पक्के फौलाद पर पड़कर उचट गया। इस नुमाइश से वो नीम रजामंद हो गया और जब मैंने उसे कहा कि इसे पहनकर वो महफूज रहेगा और उसे चूंकि ढाल की भी ज़रूरत ना होगी, इसलिए वो बआसानी दोनों हाथों से कुल्हाड़ा चला सकेगा, तो वो राज़ी हो गया। ज़िरहा को कुछ देर उल्टी सीधी घुमाने के बाद उसने अपने जिस्म पर चढ़ा लिया। हालांकि वो हेनरी के लिए बनाई गई थी, लेकिन उस तवीलुल कामत ज़ुल्लू के जिस्म पर जिल्द की तरह फंस कर आ गई। हेनरी और एस्लोपोगास कद में यकसां थे। पहली नज़र में हेनरी एस्लोपोगास के मुकाबले में ज़्यादा तगड़ा नजर आता था, लेकिन यह सिर्फ नजरी धोखा था और कुछ नहीं। अलबत्ता दोनों के हाथों में नुमाया फ़र्क था। हेनरी के हाथ मोटे मोटे टहनों जैसे थे और एस्लोपोगास के लचकदार पतली टहनियों जैसे, मगर फौलादी तारों जैसे मजबूत। जब वो दोनों आहनी कमीज़ पहन कर आए तो मैं हैरान रह गया और ये सोचे बगैर न रह सका कि ये सफ़ेद और स्याह देव मिलकर तनहा 20 दुश्मनों का मुकाबला कर सकती हैं। रात के 1 बजे हमारे जासूस वापस आए। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मेसाई बैलों का खून पी चुकने और गोश्त के लौथड़े डटकर खाने के बाद अलाव के गिर्द सोने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कराल के हर दरवाजे हर शगाफ पर मुसल्ला संतरी बिठा दिए थे। फिर जासूसों ने कहा कि फ्लोसी और उसकी मुलाजमा कराल की मगरबी दीवार के करीब बैठी हुई हैं। गधा भी मौजूद है। फ्लोसी के हाथ पैर मजबूत रस्सी से बंधे हुए हैं और उसके चारों तरफ लातादाद मुसल्ला सिपाही सोने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं या बैठे गप लड़ा रहे हैं। अब चूंकि तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं, इसलिए हमने रात का खाना खाया और चंद घंटों की नींद लेने के लिए अपने अपने बिस्तरों पर दराज हो गए। एस्लोपोगास बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कमरे के फर्श पर लंबा लंबा लेट गया और आने वाले खूनी वाक़यात से बेपरवाह जल्द ही गहरी नींद सो गया। पता नहीं दूसरे नींद ले सके या नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में कहता हूँ कि नींद का कहीं पता नहीं था। ऐसे मौका पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खौफ व हरास मुझ पर मुसल्लत हो जाती हैं और अब चूंकि मेरे इब्तदाई जोशो खरोश का बेशतर हिस्सा सर्फ हो चुका था, इसलिए अब मैं हर बात पर बगैर जज्बाती बने गौर कर सकता था। सच पूछिए तो मैं हंगामों और जंगो जदल से काफ़ी दूर भागता हूँ, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि मैं जिस चीज़ से भागता हूँ वही मेरे सामने आती है। हमारी जमात गिनती के 30 आदमियों पर मुश्तमिल थी, जिनमें से अक्सर नातजुर्बाकार थे और पहले किसी जंग में शरीक ना हुए थे। इस नातजुर्बाकार जमात को लेकर हम अफ्रीका के बहादुर तरीन और सबसे गज़बनाक वैश्यों का मुकाबला करने जा रहे थे और फिर उनकी तादाद भी 250 थी। मामले को और भी भयानक रूप में जाहिर करने के लिए पता नहीं कहाँ से ख्याल टपक पड़ा कि मिसाइयों की हिफाजत के लिए कराल की दीवार या फसील मौजूद थी और हमें खुले मैदान में रहकर उनका मुकाबला करना था। अगर खुदा न खास्ता किसी संतरी की आंख खुल गई
और उसने दूसरे मिसाइयों को होशियार कर दिया तो बाजी उलट जाएगी और वो हमारी तिक्का बोटी उड़ा देंगे। मिसाइयों के जाग पड़ने का खदशा कुछ ज़्यादा भी था। फ़र्ज़ कीजिए कि अफरा तफरी में वक्त से पहले किसी की बंदूक ही चल गई तो फिर। और इस फिर के जवाब में तसव्वुर ने ऐसे ही भयानक तस्वीर पेश की कि मैं कांप उठा। कामयाब होने की उम्मीद बहुत कम थी, बहुत ही कम। और अगर हम बफर्ज़ मुहाल कामयाब हो गए तो वाक़या किसी सूरत मोजज़े से कम ना होगा। मेरा बिस्तर जिस पर पड़े मैं इन भयानक ख्यालात में उलझा हुआ था। उस खिड़की के बिल्कुल करीब था जो बरामदे में खुलती थी। मैं पता नहीं कब तक ख्यालात में उलझा रहा कि दफ़अतन बरामदे में किसी की दबी दबी कराहें और साथ ही रोने की आवाज़ें आने लगीं। पहले तो मैं बिस्तर पर पड़े ही पड़े सोचने लगा कि ये क्या बला हो सकती है। आखिर कोई नतीजा बरामद ना हुआ तो अपने बिस्तर से उठा और खिड़की से गर्दन निकालकर बरामदे में इधर उधर देखने लगा। एक तरफ एक साया नजर आया जो घुटनों के बल बैठा सीना कोबी में मसरूफ था। मैं भौंच कर रह गया, ये कौन हो सकता है भला। मैंने गौर से देखा और जल्द ही अल्फोंसे को पहचान लिया, लेकिन पता नहीं वो फ्रांसीसी जुबान में क्या उल्टी सीधी बातें बुड़बुड़ा रहा था। बावजूद कोशिश के मैं कुछ समझ ना सका। चुनाचे मैंने उसे आवाज़ दी, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने पूछा। पेशगी दुआ कर रहा था, उसने जवाब दिया। क्या मतलब? जनाब, सुबह एकदम खून खराबा होगा और अनगिनत लोग मेरे हाथों मारे जाएंगे। चुनाचे उन लोगों की रूहों के लिए जो मेरी बंदूक की गोली का निशाना बनेंगे मैं मगफिरत की दुआ कर रहा था। चूंकि कल मैदान जंग में उस शख्स की रूह के लिए जो मेरे हाथ से मारा जाएगा अलग अलग दुआ मांगना मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा कि सबके लिए बैक वक्त पेशगी ही दुआ मांग लूँ, ताकि किसी को मारते वक्त मुझे इत्मीनान रहे कि वो मेरी दुआ के असर से बेहिसाब किताब सीधा जन्नत में जाएगा। बस मैंने अपनी हंसी को मसनूई गुस्से में तब्दील करते हुए कहा, अगर तुम्हें मिसाइयों से इतनी ही हमदर्दी है तो अपनी दुआ ज़रा नीचे सुरों में मांगो कि दूसरों की नींद खराब ना हो। अल्फोंसे ने अपना सर खम किया और रुखसत हुआ। फिर सुबह को उसकी कराहें सुनाई ना दी। वक्त गुजर रहा था और मेरे दिल की धड़कन में इजाफा हो रहा था। क्या होगा, क्या होगा? किसी गोशे में छुपा हुआ झींगर मुसलसल चिल्ला रहा था। हर तरफ सकूत तारी था और उस सकूत में हवा की साएं यूं मालूम हो रही थी जैसे मौत अपने पर फड़फड़ा रही हो। खामोशी, गहरी खामोशी, और उस खामोशी में मैं अपने दिल की धड़कन की आवाज़ से खौफजदा हो रहा था। धक धम, जैसे वो बाहर निकलने के लिए पसलियों से टकरा रहा था। नींद गायब थी। एस्लोपोगास मासूम बच्चे की सी बेफिक्र नींद सो रहा था। मेरे तमाम साथी सो रहे थे, लेकिन मुझ बदनसीब की आंख पल भर के लिए भी ना झपकी कि मैं इन भयानक ख्यालात से छुटकारा पा सकता। वक्त गुजरता गया, रात गुजरती गई। खिड़की के करीब एक साया खड़ा हुआ और उसने बड़ी आस्तगी से मुझे पुकारा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। ये मिस्टर मैकेंजी थे। 3 बज चुके, उन्होंने कहा। 3:30 बजे हमें रवाना हो जाना चाहिए। आप बरामदे में क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए ना, मैंने कहा। मिस्टर मैकेंजी कमरे में आ गए और अगर उस वक्त मुझ पर खौफ मुसल्लत ना होता तो मैं मिस्टर मैकेंजी की हैयत देखकर कह कहा मारकर हंस पड़ता। वो लंबा स्याह मुबल्लिगों का टेल कोट पहने हुए थे और सर पर उसी रंग की बड़ी छज्जे वाली हैट धरी हुई थी। बात यह है मिस्टर क्वार्टरमैन के स्याह लिबास रात की तारीकी में ऐसे काम के लिए निहायत मौजू होता है। उन्होंने तशरीह की। उनके एक हाथ में बंदूक थी और कमर के गिर्द रबड़ की चौड़ी पट्टी लिपटी हुई थी, बिल्कुल ऐसी ही जैसे कि स्कूल में तालीम हासिल करती हुई लड़कियां लपेटे रहती हैं। उस बेल्ट में एक तरफ चाकू उड़सा हुआ था और दूसरी तरफ पिस्तौल। दोस्त, उन्होंने मेरी निगाहों का रुख पहचानते हुए कहा, शायद तुम चाकू देखकर हैरान हो रहे हो, लेकिन मैंने सोचा कि अगर कहीं दस्त बदस्त लड़ाई छिड़ गई तो पिस्तौल बेकार साबित होगा, इसलिए पिस्तौल के साथ चाकू भी रख लिया कि बवक्ते ज़रूरत काम आए। इस अरसे में दूसरे लोग उठ चुके थे और अपने तौर पर मुसल्ला होने में मसरूफ़ थे। मैंने आहनी कमीज़ के नीचे कोट पहन लिया कि उसकी जेबों में कारतूस रख सकूं। बंदूक तो ली ही थी, साथ ही पिस्तौल भी रख लिया। गुड ने भी ऐसा ही किया। अलबत्ता हेनरी ने सिर्फ फौलादी कमीज़ पहनी और पैरों में चर्मी मोजे चढ़ा लिए जो घुटनों तक आते थे। ज़ीरा के ऊपर पिस्तौल की पेटी लगा ली। हम तो अपने कमरे में मुसल्ला होने में मसरूफ़ थे और बाहर दीदबान दरख्त तले एस्लोपोगास जंग में शरीक होने वाले लोगों का मुआयना कर रहा था कि वो ठीक तौर पर मुसल्ला हुए या नहीं। ऐन वक्त पर हमें अपने दस्तों में तब्दीली करनी पड़ी। हुआ यूं कि हमारे दस्ते में 2 शख्स ऐसे मौजूद थे जो बंदूक चलाना नहीं जानते थे, लेकिन नेज़ा फेंकने में उस्ताद थे। हमने उनसे बंदूकें लेकर नेज़े पकड़ाए और उन्हें एस्लोपोगास, हेनरी और वोकाफी के साथ कर दिया कि उन तीनों के साथ कराल की झाड़ियों वाले दरवाजे पर खड़े रहकर भागे हुए मिसाइयों पर अपने नेज़ों की तेज़ी आजमाएं। इसके अलावा ये ख्याल भी था कि सिर्फ 3 बहादुर चाहिए, वो कितने ही बहादुर क्यों ना हो, इस कठिन काम को अंजाम नहीं दे सकते थे।
अब उनकी तादाद 5 थी और हम उनकी तरफ से मुतमईन, और अब तैयारियां मुकम्मल थीं। हम सर्द, खामोश और अंधेरी रात में खड़े रवानगी के वक्त के मुंतज़िर थे। शायद ये सबसे ज़्यादा सब्र आजमा घड़ी थी। वक्त जैसे थम गया था। पाव घंटा, सिर्फ 15 मिनट, लेकिन एक एक मिनट पहाड़ हो रहा था। उस पर गहरी खामोशी, हवा की साएं और आने वाली जंग का ख्याल किसी का भी खून मुंजमद करने के लिए काफ़ी था। एक बार किसी मुजरिम को फांसी दी जाने वाली थी और उसे देखने के लिए उस रोज़ मैं मुंह अंधेरे ही उठ बैठा था। उस वक्त मुझ पर एक अजीब किस्म का खौफ और सनसनी तारी हो गई थी। बिल्कुल उसी से मिलती जुलती हालत इस वक्त हो रही थी। वही खौफ, वही सनसनी, और एक सवाल के पता नहीं क्या होगा। अलबत्ता इस खौफ और सनसनी की नौयत बिल्कुल अलग ही थी। उस वक्त जैसे मैं खुद फांसी के तख्ते की तरफ जा रहा था। आपने किसी मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में जाते ज़रूर देखा होगा। कैसी हसरत से वो हर चीज़ को देखता है और कितनी दर्द भरी निगाहों से अपने रिश्तेदारों की सूरत तकता है। अजीब सी हालत होती है उसकी, मौत का दड़का और ज़िंदगी की ख्वाहिश। मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत हो रही थी। ना सिर्फ मेरी, बल्कि शायद हर शख्स के दिल की यही हालत थी। ये तमाम लोग जो खामोश खड़े थे बखूबी जानते थे कि उनमें से कई एक या तमाम के तमाम को दोबारा ठिकाने में आना नसीब ना होगा। शायद आज रात उनके बेजान जिस्मों पर गीदड़ झगड़ रहे होंगे। एक एक लम्हा जो गुजरता है मुमकिन है हमको मौत के करीब ले जा रहा हो सकता है कल रात तुलू होने वाला चांद हमारे कटे फटे जिस्मों पर अपनी नौरानी किरणें बखेर दे। ओ खुदा, कितना भयानक ख्याल, कितनी आजमाइशी घड़ी। सर हेनरी जैसा दलेर शख्स भी बार बार बेचैन होकर अपने कुल्हाड़े को यूं देखने लगता जैसे उसे शक हो कि ऐन वक्त पर कहीं यह हथियार दगा न दे जाए। कप्तान गुड हर 5 सेकंड के बाद अपनी एक चश्मी ऐनक साफ करने लगता और उसकी यह हरकत उसके दिली जज्बात की आयनादारी कर रही थी। हाँ, एक एस्लोपोगास था जो अपने कुल्हाड़े पर झुका बड़ी बेपरवाही से नस्वार को अपनी नाक के फैले फैले नथने में चढ़ा रहा था। चांद डूब गया। काफ़ी देर से वो एक बुलंद दरख्त की आहनी टहनी में अटका हुआ था। दूर उफक मगरिब पर रोशनी की दूधिया लकीर नजर आ रही थी और बस तारीकी, गहरी तारीकी, और चांद के साथ ही साथ मेरा दिल भी डूबने लगा। पता नहीं क्यों उस वक्त एक नामालूम खौफ मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था और बावजूद कोशिश के मैं उससे छुटकारा हासिल न कर सका। मिस्टर मैकेंजी दाएं हाथ में घड़ी लिए बेहिस हरकत खड़े थे और बाएं बाजू से छिपकली की तरह चिपकी हुई उनकी बीवी अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश कर रही थी। 4 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, मिस्टर मैकेंजी ने नीची आवाज़ में कहा, और अगर 4:20 पर हमला किया जाए तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक काफ़ी रोशनी हो जाएगी, लिहाजा अब रवाना हो जाना चाहिए। गुड ने आखिरी बार अपनी ऐनक को साफ करके आंख पर जमाया और निहायत खुशदिली से गर्दन हिलाकर हमें सलाम किया, लेकिन उसके चेहरे से पता चलता था कि ऐसा करते हुए उसे काफ़ी रूहानी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी है। आखिर में उसने अपना कंटोप उठाकर मिस्टर मैकेंजी को सलाम किया और अपनी छोटी जमात लिए कराल की तरफ मुकर्रम मुकाम पर कब्जा जमाने चल दिया। ठिकाने के बाशिंदे जो गुड के साथ थे रास्तों से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए उनके भटक जाने का कोई खदशा न था। गुड को रुखसत हुए अभी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई थी। हमारे एक जासूस ने आकर इतला दी कि मिसाइयों के कैंप में संतरियों के अलावा हर शख्स पड़ा खराटे ले रहा है, और अब दूसरी जमात ने रवाना होना शुरू किया। पहले एक राहबर, फिर हेनरी, एस्लोपोगास, हमारा वो काफ़ी मुलाजिम और ठिकाने के वो बाशिंदे जो बंदूक चलाना ना जानते थे बारी बारी हमसे रुखसत हुए और उनकी रवानगी के 5 मिनट बाद मैं और अल्फोंसे 5 बाशिंदों के साथ रवाना हुए। मिस्टर मैकेंजी 6 बाशिंदों के साथ मेरे पीछे चले। वो कराल जहाँ मिसाइयों ने अपना कैंप कायम किया था ठिकाने से कोई 800 गज के फासले पर वाक़ था। पहले 500 गज बड़ी आसानी से तय हो गई, लेकिन उसके बाद ज़रा कठिन राह शुरू हुई। हम सब निहायत खामोशी और होशियारी से शिकार की तरफ बढ़ते हुए चीते की तरह आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ घनी झाड़ियाँ फैली हुई थीं और हम भूतों की तरह एक झाड़ी के अकब से निकलकर दूसरी झाड़ी के पीछे जा छुपते। कुछ दूर जाने के बाद मैंने पलट कर देखा। मेरे पीछे ही अल्फोंसे चला रहा था। वो कांप रहा था। उसका चेहरा कागज़ जैसा सफ़ेद हो रहा था और उसकी बंदूक की नाली बंदूक का घोड़ा चढ़ा हुआ था, मेरी गुद्दी पर मुंडला रही थी। मैंने रुककर उसकी बंदूक की नाल का रुख दूसरी तरफ मोड़ा और हम फिर आगे रेंगने लगे, यहाँ तक कि हम कराल से सिर्फ 200 गज दूर रह गए। दफातन अल्फोंसे के दांत आपस में बड़े जारहाना तौर पर बजने लगे। अगर तुमने अपनी इस मनहूस खटखट को बंद ना किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैंने दहशत ज़दा होते हुए कहा।
एक बेवकूफ़ बावर्ची की बुज़दिली हमारी जिंदगियां ले सकती है। उसके दांत अब इस जोर से बज रहे थे कि मुझे ये खौफ दामनगीर हो गया कि कहीं इस बेवजह खटखट से मिसाई जागना पड़े और हमारी तदबीर उलट ना जाए। उसके दांत बजने की आवाज़ इस खामोशी में काफ़ी दूर तक सुनी जा सकती थी और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम अल्फोंसे को साथ ना लेते तो बेहतर था। मैं हैरान था कि इस मुसीबत का क्या इलाज। दफअतन एक तदबीर जहन में आई। खुशकिस्मती से कोट की जेब में कपड़े का एक टुकड़ा जिससे मैं अपनी बंदूक साफ किया करता था पड़ा हुआ था। ये कपड़ा अपने दांतों में दबा लो, मैंने बेरंग चीथड़ा उसके हाथ में थमाते हुए कहा, और याद रखो अब अगर तुम्हारे दांत बजे तो तुम मर चुके होगे। इस धमकी का खातिर ख्वाह असर हुआ। उसने चीथड़ा दांतों तले दबा लिया और सहमे हुए बच्चे की तरह मेरे पीछे हो लिया। अब उसके दांत नहीं बज रहे थे। हम फिर रेंगने लगे और अब हम कराल से सिर्फ 50 गज के फासले पर थे। हमारे और कराल के बीच में ढलवां मैदान फिसलता चला गया था जिसमें कहीं कहीं छोटी मोटी किस्म की झाड़ियाँ और गोखरू बिखरे हुए थे और हम एक घनी झाड़ी के पीछे खड़े हुए थे। तारीकी ने अपना दामन समेटा। तारे धुंधले होते चले गए और मशरकी उफक पर सफ़ेदी की एक लकीर उभर आई। कराल की दीवार हमें यहाँ से धुंधली धुंधली नजर आ रही थी और कराल में लातादाद अलाव में बुझते हुए अंगारों को भी हम देख सकते थे। हम दम साधे मिसाई कैंप की तरफ चलते रहे क्योंकि हमें बताया गया था कि कराल के दरवाजे पर संतरी मौजूद हैं और फिर फौरन ही हमें देवकामत संतरी का साया नजर आया। हमने सोचा कि संतरी को हम सोया पाएंगे, लेकिन हमारा ये ख्याल गलत साबित हुआ। वो कमबख्त तब तक जाग रहा था। ये और बात थी कि वो पहरा देते हुए लड़खड़ा रहा था। अगर हम इस संतरी को खामोशी से कत्ल करने में नाकाम रहे तो फिर तमाम किए किराए पर पानी फिर जाएगा। हम उसी झाड़ी के पीछे खरगोश की तरह दुबक कर बैठ गए और इस खौफ से कि कहीं वो जालिम संतरी खबरदार ना हो जाए हम सांस भी बड़ी आहिस्तगी से ले रहे थे। यकलख्त एस्लोपोगास ने जो हमसे कई कदम आगे था पलटकर कुछ इशारा किया और दूसरे ही लम्हे वो सांप की तरह पेट के बल आगे की तरफ रेंग रहा था। संतरी अपना दूसरा रुख दूसरी तरफ फेरता और एस्लोपोगास तेजी से आगे की तरफ रेंग जाता और फिर बेहिस हरकत जमीन से चिपक कर पड़ रहता। बेखबर संतरी तरंग में आकर कुछ गुनगुनाने लगा और एस्लोपोगास रेंग कर एक झाड़ी के पीछे जा छुपा। संतरी गर्दन उठाकर कराल में झांकने लगा और एस्लोपोगास झाड़ी के पीछे से निकलकर गोखरू के ढेर के अकब में जा छुपा। शायद सरसराहट की आवाज़ से संतरी चौंक कर पलटा और गोखरू के ढेर की तरफ बगौर देखने लगा। उसने झुककर एक ढेला उठाया और गोखरू के ढेर की तरफ खींच मारा। ढेला एस्लोपोगास की खोपड़ी पर पड़ा, लेकिन उसने उफ तक न की। खुदा न खास्ता अगर ढेला आहनी कमीज पर पड़ा होता तो हमारा राज तश्त अज़बाम हो जाता। खुशकिस्मती से वह भूरे रंग की थी मगर चमकदार न थी। संतरी मुतमईन हो गया और मजीद तहकीक करने की तकलीफ ग्वारा किए बगैर उसने अपनी ठोड़ी नेज़े पर टिका दी और घोकरू के ढेर की तरफ देखने लगा। 3 मिनट तक वो यूं ही खड़ा रहा और हम अपनी कमीनगाह में इस ख्याल से कांपते रहे कि कहीं उसे हमारी मौजूदगी का इल्म ना हो जाए। अल्फोंसे के दांत तेल आलूद चीथड़े पर बजने लगे। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा। लेकिन जनाब, मैं जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, उसने चीथड़े को और भी अंदर ठूंसते हुए कहा। अब दांत मेरे इख्तियार में तो है नहीं कि मैं इन्हें हुक्म करूं और वो तामील करें, लेकिन कहीं आप ये ना समझ लें कि बुज़दिली के सबब मेरे दांत बज रही हैं। ये बात नहीं, हवा ज़रा सर्द हो गई है और मैं चूंकि कोई ऊनी कपड़े पहने हुए नहीं, इसलिए सर्दी बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। खामोश। मैंने उसके कान के करीब मुँह ले जाकर उसे डांट पिलाई। अब तुम्हारे दांत बजे तो खुदा की कसम तेरी बतीसी ही तोड़ दूंगा। लेकिन मेरा अपना हाल ये था कि दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, जिस्म पसीने में शराबूर था और कमीज पसीने के सबब जिल्द से चिपककर मुझे बेचैन कर रही थी। संतरी ने मशरकी उफक की तरफ देखा और शायद ये जानकर कि अब उसकी ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो रहा है, उसके चेहरे पर इत्मीनान और मुसरत की लहर दौड़ गई। उसने अपने हाथ मले और जिस्म में गर्मी पैदा करने के लिए तेज तेज कदम उठाकर घूमने लगा। जैसे ही वो घुमा, एस्लोपोगास दूसरे ढेर के पीछे जो संतरी से चंद कदम ही के फासले पर था जा छुपा। संतरी पलटा और अपने पीछे रेंगते हुए खतरे से बेखबर गोखरू के ढेर के करीब से गुजरा। अगर वो यूं ही गर्दन मोड़ता तो यकीनन एस्लोपोगास को देख लेता, लेकिन वो अपने ख्यालात में मगन नाक की सीध में तकता रहा। संतरी ढेर के करीब से गुजर गया। एस्लोपोगास उठा और हाथ फैलाकर संतरी के पीछे हो लिया, जैसे उसे आगोश में लेना चाहता हो। 1 मिनट, 2 मिनट। संतरी पलटा और इससे पहले कि वो होशियार हो, तवीलुल कामत ज़ुलू ने उसे दबोच लिया। धुंधली रोशनी में मैंने देखा कि एस्लोपोगास के पतले लचकदार हाथ मिसाई की गर्दन के करीब लिपटे हुए दूर तक चले गए। वो फिर उठे और अब मैंने देखा कि मिसाई का सर पीछे की तरफ झुक रहा था। पीछे और पीछे। फिर कड़ाक की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी।
जैसे खुश्क टहनी को तोड़ा गया हो, और मिसाई ज़िबा किए हुए मुर्ग की तरह तड़पने लगा। एस्लोपोगास ने अपनी तमाम आहनी कुव्वत सरफ करके मिसाई की गर्दन तोड़ दी थी। कुछ देर तक वो तड़पते हुए मिसाई के सीने पर घुटना टेक के खड़ा रहा, और जब उसे यकीन हो गया कि उस तड़पते हुए शख्स से अब कोई खतरा नहीं, तो वो उठा और हमें आगे बढ़ने का इशारा किया, और हम बंदरों के गिरोह की तरह हाथों और पैरों पर चलते हुए आगे बढ़े। क्राल के करीब पहुंचे तो पता चला कि मिसाइयों ने कुछ और भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। झाड़ियों वाले दरवाजे के बीच में जो 10 मुरब्बा फीट खुली जगह आने जाने के लिए थी, उसे खारदार झाड़ियों के जरिए बंद कर दिया गया था। चलो ये अच्छा हुआ, मैंने सोचा। रास्ता जितना भी तंग होगा और जितनी भी ज़्यादा मिसाइयों की राह में रुकावट होगी, उतना ही हमारे हक में बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह से मिसाई तेज़ी से भाग ना सकेंगे और परेशान होकर हमारी बंदूकों के सामने चले आएंगे। और यहाँ पहुंचकर हर शख्स अपनी अपनी जमात लिए मुकर्ररा जगह पर कब्जा करने चला। मिस्टर मैकेंजी दीवार के साए में रेंगते हुए बाएं तरफ चले। एस्लोपोगास और हेनरी झाड़ियोंदार दरवाजे के दाएं बाएं खड़े हो गए, और हमारा वो काफ़ी मुलाजिम ठिकाने के 2 बाशिंदों के साथ दरवाजे के बिल्कुल सामने जा खड़ा हुआ। मैंने अपनी जमात के साथ दाएं तरफ रुख किया। हमें सिर्फ चंद कदम का ही फासला तय करना था। मुकर्ररा जगह पर पहुंचकर मैंने अपने आदमियों को बखेर दिया। वो एक दूसरे से चंद कदम के फासले पर बंदूक के ताने खड़े हो गए, और मैं अल्फोंसे को लेकर चंद कदम आगे बढ़ गया। और अब मैंने उचक कर पहली बार दीवार की दूसरी तरफ कराल में देखा। सबसे पहले जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी वो फ्लोसी का गधा था, और उसके करीब ही दीवार से कोई 10 कदम दूर फ्लोसी बैठी हुई थी। वो बार बार गर्दन उठाकर मशरिक की तरफ देखती, और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। उसके चारों तरफ अनगिनत मिसाई पड़े खराटे ले रहे थे। चारों तरफ अलाव की राख में आखिरी चिंगारियां चमक रही थीं, और अलाव के गिर्द 20-25 मिसाई पड़े सो रहे थे। कभी कभार कोई मिसाई जमाई लेता उठ बैठता और तवील अंगड़ाई के बाद मशरिक की तरफ देखता और फिर बुड़बुड़ाता हुआ काहली से लेट जाता। तय ये हुआ कि सबसे पहले मैं बंदूक दागूं, जिसे जंग का सिग्नल समझा जाए। मैंने सोचा कि 5 मिनट और रुक जाऊं ताकि और ज़्यादा रोशनी फैल जाए और हम आसानी से गोलियां चला सकें। इसके अलावा गुड़ की मौजूदगी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। एक ये भी ख्याल था कि इन 5 मिनटों में गुड़ भी अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। सियाल चांदनी जैसी रोशनी ने कोहो बियाबान को रोशन कर दिया। दूर कोहे कीनिया सर बुलंद किए खड़ा था। नजर न आते हुए सूरज की पहली किरण लजाती शर्माती नीचे उतर आई, और कीनिया की बर्फपोश चोटी पर सोना बिखर गया। आसमान और भी नीला होकर शफीक माँ की तरह मुलायमत से मुस्कुरा उठा। सहर खेज तयूर ने जंगल सर पर उठा लिया। नसीम सहरी ने झाड़ियों को गुदगुदा कर बेदार कर दिया। हर तरफ सुकून था, हर तरफ मुसर्रत। लेकिन हमारे खौफजदा दिल इस सुहानी सुबह से लुत्फ अंदोज ना हो सके। मैंने सिग्नल देने के लिए बंदूक का घोड़ा चढ़ाया। मैंने अपना शिकार भी ताक लिया था कि फ्लोसी के करीब लेटा हुआ देवकामत मिसाई कुल बुलाया, और साथ ही अल्फोंसे के दांत बज उठे। उसके दांतों तले दबा हुआ चीथड़ा गायब था, और वह यूं बज रहे थे जैसे जराफे भाग रही हों, और कहीं दूर से उनकी टापों की आवाज़ आ रही हो। हमसे 3 कदम के फासले पर लेटा हुआ मिसाई उठ बैठा और हैरानी और गौर से इस अजीबोगरीब आवाज़ को सुनने लगा। मैंने पलटकर अपनी बंदूक की नाली अल्फोंसे के पेट पर रखी थी कि अल्फोंसे ने सहम कर बड़ी कोशिशों के बाद अपना मुंह बंद किया। लेकिन इस कोशिश में उसकी बंदूक चल गई और गोली सनसनाती हुई मेरे कान के करीब से गुजर गई। अब सिग्नल देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कराल के दोनों तरफ से तड़ातड़ गोलियां चलने लगीं। मैं भी अपनी बंदूक खाली करने लगा। सबसे पहले मैंने उस मिसाई को निशाना बनाया जो फ्लोसी के करीब कुलबुलाया था, और अल्फोंसे की बंदूक की आवाज़ के साथ ही उठ खड़ा हुआ था। दफतन कराल के इंतहाई सिरे से बेतहाशा जंगी नारों की आवाज़ें आने लगीं, और उन तमाम आवाज़ों में गुड़ की बुलंद आवाज़ सबसे अलग पहचानी जा सकती थी। खौफ हैरानी के नारों के साथ देवकामत मिसाई हड़बड़ा कर उठे और दम बखुद खड़े सोचने लगे कि अचानक ये बला उन पर कहाँ से टूट पड़ी। उनमें से कई एक हिलने भी न पाए थे कि खाको खून में लौटने लगे। फिर कराल के इंतहाई सिरे से आती हुई चीखो पुकार की आवाज़ों और गोलियों की बौछार से घबरा कर मामले की तहकीक किए बगैर मुंह उठाए झाड़ियों वाले दरवाजे की तरफ भागे, और मैं उस भागते हुए हजूम के बीच में गोलियां चलाने लगा, और इतनी जल्दी कि मेरी बंदूक खाली हो गई। मैं उसमें बारूद भर रहा था कि मुझे फ्लोसी का ख्याल आया। मैंने घबराकर उस तरफ देखा। गधा ज़मीन पर लेटा हुआ बेतहाशा हवा में लातें चिल्ला रहा था। बेचारा या तो हमारी ही गोलियों का निशाना बन गया था, या फिर किसी भागते हुए मिसाई ने उसे जख्मी कर दिया था। फिलोसी के आसपास एक भी जिंदा मिसाई नजर नहीं आ रहा था, और मुलाजमा जल्दी वो रस्सी काट रही थी जिससे फिलोसी के हाथ पैर बंधे हुए थे। दूसरे ही लम्हे मुलाजमा तेजी से दीवार की तरफ भागी आ रही थी। फिलोसी उसके पीछे थी। वो बेहद नाजुक थी और तेजी से भाग नहीं सकती थी।
दो मिसाइयों ने उसे भागते हुए देखा और नेज़े हिलाते हुए उसे कत्ल करने के लिए बढ़े। पहला मिसाई फिलोसी के करीब उस वक्त पहुंचा जब वो दीवार चढ़ने की कोशिश में फिसल कर नीचे जा पड़ी थी। मिसाई के होंठों पर गलीज मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपना नेज़ा बुलंद किया, लेकिन इससे पहले कि वो फिलोसी पर वार करता, मेरी बंदूक से गोली सनसनाती हुई चली और उसकी पसलियों को चीर गई। मिसाई दोनों हाथों से अपना सीना थामे जख्मी खरगोश की तरह जमीन पर लुढ़कने लगा, उसके पीछे ही पीछे। दूसरा मिसाई चला रहा था, लेकिन अफसोस अब मेरी बंदूक में एक भी गोली बाकी ना थी। फिलोसी उठी और तनकर बढ़ते हुए मिसाई के सामने खड़ी हो गई। वो जालिम लम्हा बलम्हा फिलोसी के करीब होता जा रहा था। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया कि उस मासूम बच्ची को जालिम के नेज़े में छिदा हुआ ना देख सकूं। कुछ देर बाद मैंने डरते डरते गर्दन घुमाई और एक हैरानकुन नज़ारा देखा। मिसाई का नेज़ा ज़मीन पर पड़ा था और वह सर थामे मदहोश शराबी की तरह लड़खड़ा रहा था। अभी मैं मामले की तह को पहुंचने भी ना पाया था कि फिलोसी के हाथ से धुएं का बादल सा बरामद हुआ और मिसाई तनावर दरख्त की तरह बेजान होकर गिरा। और अब मुझे याद आया कि फिलोसी के पास हर वक्त छोटा सा पिस्तौल मौजूद रहता था। कुछ ही देर बाद फिलोसी दीवार के कदमों में खड़ी थी और दीवार पर बैठी हुई मुलाजमा फिलोसी का हाथ पकड़े उसे ऊपर खींच रही थी। ये वाक़यात बयान करने में कुछ ज़्यादा ही वक्त सरफ हुआ, लेकिन हकीकत में ये तमाम वाक़यात सिर्फ 15 सेकंड में ही वकूफ़ पज़ीर हो गए। मैंने अपनी बंदूक फिर भरी और बेतहाशा गोलियां चलाने लगा और उस वक्त मैं कराल के बीच में खड़े हुए गिरोह की बजाय उन लोगों पर गोलियां चला रहा था जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यूं ही गोलियां चलाता हुआ मैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गया और फिर वापस पलटा। कराल में एक अफरा तफरी मची हुई थी। मैदान हशर का सा समा था, नफसा नफसी का आलम था और हर शख्स मुंह उठाए बस भागा जा रहा था, जैसे उसके पीछे भीड़ों का छत्ता चला रहा हो। इस अरसे में 200 के करीब मिसाई झाड़ियों वाले दरवाजे के सामने जमा हो चुके थे। ये लोग गुड और उसके दस्ते के सामने से भाग कर आए थे। उनके ख्वाबों ख्याल में भी ये बात ना होगी कि वो जिस दस्ते के सामने से भागी हैं उनमें से सिर्फ 10 गैर तरबियत याफ्ता सिपाही हैं। यकीनन वो यही समझे होंगे कि उन पर हमला करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी और यूं ये लोग एक गलत फहमी का शिकार होकर इस तरफ भागे चले आ रहे थे। शायद बदहवासी में तमाम लोगों ने दरवाजे का रुख किया, वरना कराल की दीवार इतनी बुलंद न थी कि फांदी ना जा सके। अगर उन्हें दीवार फांदने का ख्याल आता तो बैक वक्त इतने मिसाई बाहर आ जाते कि हमारे लिए उनका मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि खौफ और गुस्से की हालत में इंसान की अकल मारी जाती है, सो वही हालत मिसाइयों की थी। पहला मिसाई झाड़ियों के बीच में बने हुए सुराख में जा घुसा और अभी दूसरी तरफ निकलने भी ना पाया था कि हेनरी का कुल्हाड़ा बुलंद हुआ और पूरी कुव्वत से मिसाई की खोपड़ी पर पड़ा। मिसाई उफ तक किए बगैर मुर्दा होकर गिरा और झाड़ियों में उलझ गया। कराल के अंदर खड़े हुए मिसाई भौंच कर रह गए और फिर शोरगुल मचाते बैक वक्त झाड़ियों में जा घुसे। लेकिन रास्ता तंग था और एक वक्त में सिर्फ एक शख्स अंदर दाखिल हो सकता था और जो भी मिसाई रेल पेल कर दरवाजे में दाखिल होता मुर्दा होकर गिरता। सर हेनरी का कुल्हाड़ा और एस्लोपोगास का एनकोसिकास जल्द जल्द बुलंद होकर इंसानी सरों पर गिरने लगे। जो मिसाई झाड़ियों की जद से बच गए वो हमारे वो काफ़ी मुलाजिम और ठिकाने के बाशिंदों के नेज़ों में छिद गए, और जो वहां से भी बच निकले वो मेरी और मिस्टर मैकेंजी की गोलियां खाकर गिरे। दरवाजे पर निहायत खूंरेज जंग हो रही थी। मिसाई अपने साथियों के मुर्दा जिस्मों को रौंदते हुए दरवाजे से बाहर आए और दांत कटकटाकर अपने बोझल नेज़ों से एस्लोपोगास और हेनरी पर वार करते, लेकिन उनके नेज़े आहनी कमीज़ों पर पड़कर उचट जाते और दूसरे ही लम्हे कुल्हाड़ा उनकी खोपड़ी फाड़ देता। अगर कुल्हाड़ा सूं से बुलंद होता और तड़ाक से खोपड़ी पर पड़ता तो मैं समझ जाता कि यह वार हेनरी ने किया है। एस्लोपोगास की जंग का ढंग निराला था। वो कभी कभार ही कुल्हाड़े का फल इस्तेमाल करता, वरना वो अपनी आदत के मुताबिक कुल्हाड़े के सिर पर बनी हुई छेदनी से मिसाइयों के माथे पर गोल गोल सुराख बनाता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कठभोड़ सड़ी हुई खस्ता लकड़ी पर अपनी चोंच से छेद बना देता। उसका कुल्हाड़ा बुलंद होता और मिसाई के माथे पर पड़ता तो उसकी पेशानी पर खून की धार फूट निकलती और वो तेवराकर जमीन पर गिरता और उस वक्त तक तड़पकर ठंडा भी ना होने पाता कि दूसरा मिसाई उस पर गिरकर तड़पने लगता, और यूं कटफोड़ अपना काम बड़ी सूरत से अंजाम दे रहा था। गुड अपने दस्ते के साथ अब हमारे सामने आ चुका था और ज़रूरत थी कि हम गोलियां चलाना बंद कर दें। बेतहाशा गोलियां चलाने से हमारे ही आदमियों के मारे जाने का खदशा था और एक गरीब तो हमारी ही गोलियों से छलनी होकर रह गया। मिसाई मारे खौफ और गुस्से में दीवाने हो गए और एक ही वक्त में रेला करके झाड़ियों को रौंदते हुए दरवाजे से बाहर निकल आए और पके हुए आमों की तरह टपाटप मुर्दा होकर गिरने लगे। उन्होंने दफतन यकजा होकर हमला किया और एस्लोपोगास, हेनरी और दूसरे 3 आदमियों को अपने सैलाब में बहाते हुए बाहर मैदान में खींच लाए।
और ये वो वक्त था जब हमने अपने आदमियों को बड़ी सूरत से खोना शुरू किया। सबसे पहले हमारा वो काफ़ी मुलाजिम मुंह के बल गिरा। उसकी पुश्त से निकली हुई नेज़े की नोक सुबह की धुंधली रोशनी में जगमगा रही थी। ठिकाने के दोनों बाशिंदे बिफरे हुए शेर की तरह लड़ते रहे, लेकिन कब तक? आखिर वो भी मारे गए और उनका साथ हमारे कई आदमियों ने दिया। मेरे औसान खता हो गए। जंग का फैसला हमारे खिलाफ होता नजर आ रहा था। मैंने अपनी बंदूक फेंककर नेज़ा उठा लिया और अपने साथियों से भी ऐसा ही करने को कहा। उन्होंने फौरन मेरे हुक्म की तामील की। अपने साथियों को मरते देखकर उन्हें जोश आ गया था। वो दांत कटकटाते और नेज़े हिलाते मिसाइयों की तरफ लपके। मिस्टर मैकेंजी ने हमारी तकलीद की। हमारी इस हरकत से मिसाइयों पर रौब ज़रूर छा गया, लेकिन जंग का अब तक कोई फैसला न हो सका। हमारे गैर तरबियत याफ्ता सिपाही पूरे जोशो खरोश से लड़ रहे थे। वो दुश्मनों को जख्मी कर रहे थे, उन्हें कत्ल कर रहे थे और खुद भी मर रहे थे। गुड की बुलंद आवाज़ हमारी हिम्मत बंधा रही थी। वो जहाँ भी हमारे सिपाहियों को पसपा होते देखता उसी तरफ दौड़ जाता और इस बेदर्दी से दुश्मनों को कत्ल करता कि वो घबराकर पीछे हट जाते। हेनरी और एस्लोपोगास के कुल्हाड़े बगैर रुके बुलंद होते और इंसानी सरों की तरफ बढ़ते, और जब फिर बुलंद होते तो उनसे खून के कतरे टपक रहे होते। जख्मियों की चीखों पुकार, मरने वालों की कराह और जंगी नारों से मीलों तक जंगल कांप रहा था, और उसमें बसे हुए चरिंद और परिंद इस हंगामे से घबराकर हैरान परेशान भाग रहे थे। जंग बदस्तूर जोरों शोर से जारी थी और मैंने देखा कि हेनरी के हमलों की शिद्दत में कमी वाक़ई होती जा रही है। उसके चेहरे पर कई जख्म आए थे जिनमें से जीता जीता खून बह रहा था। उसकी सांस फूली हुई थी और पेशानी की रगें उभर आई थीं। जब वो कुल्हाड़ा उठाता तो यूं मालूम होता जैसे वो कई मन का हो, जिसे वो अपनी तमाम ताकत सर्फ करके बामुश्किल उठा रहा हो। और अब तक जंग का फैसला होता नजर नहीं आ रहा था। एस्लोपोगास भी दुश्मनों की पेशानी में गोल गोल सुराख बनाना भूलकर दोनों हाथों से कुल्हाड़ा पकड़े सनासन घुमा रहा था। चटाक चटाक खोपड़ियां फट रही थीं। मिसाई जख्मी हो रहे थे, मर रहे थे, लेकिन उनकी तादाद घटती नजर न आती थी। मैं इस दस्त बदस्त जंग में शामिल न था, बल्कि दायरे से बाहर खड़ा मौका पाकर किसी मिसाई के दिल में गोली पेवस्त कर देता, और इस तरह से मैं दुश्मनों को मारने में कुछ ज़्यादा ही कामयाब हो रहा था। उस सुबह मैंने 50 से ज़ायद कारतूस सर्फ किए और उनमें से बहुत कम निशाने खता गए। जान तोड़ कोशिशों के बावजूद मिसाइयों का पलड़ा भारी था। हमारी फौज अब सिर्फ 15-16 सिपाहियों पर मुश्तमिल रह गई थी और उनमें से भी ज़्यादातर जख्मी थे। हमारे दुश्मनों की तादाद 50 से ज़्यादा थी। अगर वो सिमट कर यकबारगी हमला करते तो जंग का फैसला कभी का हमारे खिलाफ हो चुका होता, लेकिन वो ऐसा न कर सके। कुछ तो इसलिए कि वो अब तक हैरान परेशान थे, और कुछ इसलिए कि कई एक मिसाई नींद से उठते ही बगैर हथियार लिए भाग पड़े थे और अपने हत्थे खड़े कत्ल हो रहे थे। लेकिन इस हालत में भी मिसाई बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे और दो मिसाई हमारे एक सिपाही को उलझाए हुए थे। आसार कुछ अच्छे ना थे और जंग का फैसला मिसाइयों के हक में होता नजर आ रहा था। हालात को बद से बदतर बनाने के लिए एक और नागवार वाकया हुआ। मिस्टर मैकेंजी अपनी बंदूक में बारूद भर रहे थे कि एक देव कामत मिसाई तलवार बुलंद किए हुए उन पर झपटा। मिस्टर मैकेंजी ने जल्दी से बंदूक फेंककर खंजर निकाल लिया। पिस्तौल अफरा तफरी में कहीं गिर गया था। मिसाई और मैकेंजी एक दूसरे को चिमट गए और लड़खनियां खाते हुए दीवार की दूसरी तरफ कराल में जा पहुंचे। उस वक्त मैं खुद को बचाने में कोशां था, इसलिए ये जान ना सका कि उन दोनों नमुर्द आजमाओं में किसको फतह हुई। जंग इसी जोरों शोर से जारी थी और मैं अपने आप पर और अपने साथियों पर फातिहा पढ़ चुका था कि दफतन ताले उफक पर हमारी किस्मत का सितारा चमका और जंग का पांसा पलट गया। हुआ यूं कि एस्लोपोगास मिसाइयों का हल्का तोड़कर बाहर निकल आया और एक मिसाई से उलझ गया। अभी वह उस मिसाई के वार को बचा रहा था कि दूसरा मिसाई नेज़ा हिलाता एस्लोपोगास की तरफ झपटा और पूरी कुव्वत से एस्लोपोगास की पीठ पर वार किया। नेज़ा आहनी कमीज पर पड़कर उचट गया। मिसाई पहले तो भौंचका खड़ा रहा, उसने दूसरा वार किया। नेज़ा फिर उचट गया। उसने और भी हैरानी से अपने नेज़े को उलट पुलट कर देखा। मिसाई ज़िरा के इस्तेमाल से वाकिफ न थे और फिर दफतन वो बैद की तरह कांपने लगा और निहायत खौफजदा आवाज़ में चिल्लाया, ये लोग शैतान हैं, जादूगर जादूगर। और नेज़ा फेंक कर यूं बेतहाशा भागा जैसी सारी दुनिया की बलाएं उसके पीछे लग गई हों। धाएं। मैंने बंदूक चला दी और भागता हुआ मिसाई बेजान पोर्ट की तरह ज़मीन पर लुढ़क गया। इस अरसे में एस्लोपोगास अपने मुकाबिल दुश्मन का खात्मा कर चुका था। दूसरे मिसाइयों पर भी खौफ तारी हो गया और वो अपने अपने नेज़े और ढालें फेंक कर चार तरफ भाग पड़े। एक भगदड़ मच गई। जिसका जिस तरफ मुंह था बस उसी तरफ भाग रहा था। जादूगर जादूगर, शैतान शैतान। मिसाई बेतहाशा चिल्ला रहे थे। उसके बाद क्या हुआ उसकी तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है कि ऐसा कत्लेआम शुरू हुआ जिसकी नज़ीर बड़ी से बड़ी जंग भी पेश करने से कासिर है।
मिसाइयों को बेदरेग कत्ल किया जा रहा था और वह मूली गाजर की तरह कट कट कर गिर रहे थे। अलबत्ता एक वाकया काबिल बयान है। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि जंग का फैसला हो गया। दफतन करीब के मुर्दों के ढेर में जुम्बिश हुई और एक मिसाई उठकर मेरी तरफ लपका। वह मुर्दों के ढेर तले छुपा हुआ था और अब मौका गनीमत जानकर कराल में पनाह लेने जा रहा था। एस्लोपोगास ने उसे भागते हुए देखा और अपना कुल्हाड़ा बुलंद किए उसके ताक़ुब में चला। लम्हा ब लम्हा मिसाई मेरे करीब आ रहा था और जब वो मुझसे चंद कदम दूर रह गया तो मैंने उसे पहचान लिया। वो गुज़िश्ता रात वाला कासिद था। एस्लोपोगास अपनी मशहूर तेज़ रफ्तारी से मिसाई के पीछे चला रहा था। जब मिसाई ने देखा कि एस्लोपोगास बाहर सूरत उसे दबोच लेगा तो वो रुक कर पलटा। एस्लोपोगास भी उसके पास पहुंचकर रुक गया। ओहो, एस्लोपोगास चिल्लाया, तो आप हैं गुज़िश्ता रात मुझसे गुफ्तगू करने वाले मुअज़्ज़ज़ कासिद, हैं ना? मासूम बच्चियों को गिरफ्तार करने वाले बहादुर अफसर, तुम ही ने मुझसे दस्त बदस्त जंग की ख्वाहिश जाहिर की थी। क्यों? मुझसे? एस्लोपोगास से? तो देखो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई और तुम्हें याद होगा कि मैंने भी कसम खाई थी कि तुम्हारे टुकड़े उड़ा दूंगा। नापाक कुत्ते, होशियार, मैं अपनी कसम पूरी करता हूँ। मिसाई ने दांत पीसकर एस्लोपोगास पर हमला किया मगर उसने बड़ी महारत से मिसाई का वार खाली कर दिया। अब एस्लोपोगास की बारी थी। इससे पहले कि मिसाई दूसरा वार करता, एस्लोपोगास ने कुल्हाड़ा बुलंद किया। मेरे मुअज़्ज़िज़ दुश्मन, लो संभलो, एस्लोपोगास चिल्लाया। कुल्हाड़ा हवा को काटता हुआ तेजी से मिसाई के सर की तरफ चला। कुल्हाड़ा उस जगह पड़ा जहां गर्दन धड़ से जुड़ी होती है। कुल्हाड़ा गर्दन उड़ाकर कंधे पर पड़ा, हाथ कटकर दूर जा गिरा और कुल्हाड़ा पसलियां तोड़ता हुआ कमर से बाहर निकल गया। क्या ज़रब थी! उफ! मैंने सर हिलाकर हैरानी से कहा। देख लो, एस्लोपोगास ने अपने दुश्मन के मुर्दा जिस्म को देखते हुए कहा। मैंने अपनी कसम पूरी की और यूं जंग खत्म हुई। मैदानी जंग के भयानक मंजर की हैबत दिल से कम हुई तो मुझे अल्फोंसे का ख्याल आया। घबराहट में अल्फोंसे की बंदूक चल गई थी और गोली मेरे कान के करीब से निकल गई थी और मैं कनकटा होने से बाल बाल बच गया था। तब से लेकर अब तक अल्फोंसे मुझे कहीं नजर न आया था। अल्फोंसे गायब था। चुनाचे मुझे खौफ हुआ कि गरीब फ्रांसीसी जंग में मारा गया। मैंने उसे लाशों के ढेर में भी तलाश किया लेकिन ना पाया। इसलिए ख्याल आया कि मुमकिन है अल्फोंसे मारा ना गया हो बल्कि कहीं जिंदा पड़ा हो। चुनाचे मैंने कराल की दीवार के उस तरफ जाकर देखा जहां मैंने अल्फोंसे को डांटा था। उसे आवाजें देनी शुरू की लेकिन कोई जवाब न मिला। दीवार से कोई 10 कदम दूर बरगद का एक पुराना दरख्त खड़ा हुआ था। बेहद बूढ़ा दरख्त था। पता नहीं कितने मौसम आए और उस पर अपना असर छोड़ते हुए गुजर गए। उसका गूदा वगैरह गल सड़कर बराबर हो गया था और सिर्फ छाल ही छाल रह गई थी, वो भी 100 साला बुढ़िया जैसी खुश्क। अल्फोंसे, मैं चिल्लाया, अल्फोंसे! आह मोन्सियोर, कहीं से आवाज आई। मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो? यहाँ इस तरफ दरख्त के तने में। मैंने घूम कर देखा। बरगद के तने में बने हुए एक सुराख में जो 3 से 5 फुट बुलंद होगा अल्फोंसे का सफ़ेद चेहरा नजर आ रहा था। उसकी एक मूंछ एस्लोपोगास के अनकोसी कास ने उड़ा दी थी और दूसरी जो हर वक्त बुलंद रहती थी उस वक्त खौफजदा कुत्ते की दुम की तरह नीचे लटक रही थी। बाहर निकल आओ। जंग खत्म हो गई? उसने तोते की तरह सुराख से गर्दन बाहर निकालते हुए पूछा। बिल्कुल खत्म हो गई। ओफो, यानी मैं भी खून के दरिया से गुजरा हूँ। और फिर इस दरख्त के तने में बैठे बैठे मैंने क्या कुछ दुआएं नहीं मांगी? वो तो कहिए तना इतना तंग है कि मैं सजदा नहीं कर सका, वरना इस वक्त आप मुझे सरबसजूद पाते। कमबख्त, बुज़दिल जमाने भर के बाहर निकलो, मैंने कदरे सख्ती से कहा। जंग खत्म हो गई कभी की? अच्छा, तो गोया मेरी दुआएं कबूल हुई। दरअसल मैं बुज़दिली के सबब तने में नहीं घुसा था। मैंने सोचा कि मिस्टर मैकेंजी भी जंग में मसरूफ़ हैं, इसलिए खुदा के हजूर फतह व नुसरत की दुआ कौन करेगा? और आप जानिए, जो काम दुआ कर सकती है वो दवा नहीं कर सकती। चुनाचे मैं इत्मीनान और यकसुई से खुदा के हजूर अर्ज करने के लिए इस तने में आ बैठा था, वरना मेरी रगों में भी मेरे दादा जान का खून गर्दिश कर रहा है। लेकिन क्या खून खराबा हुआ है! तौबा तौबा, दादा जान भी होते तो शायद उनका हार्ट फेल हो जाता। तो गोया जंग बिल्कुल ही खत्म हो गई और मेरी दुआएं भी। इसलिए अब मैं अपनी इबादत गाह से बाहर आता हूँ। मेरे साथी कराल के बड़े दरवाजे के सामने जहां बेशुमार कटी फटी लाशें पड़ी हुई थीं जमा हो रहे थे। मैं अल्फोंसे को साथ लिए उस तरफ चला। दफतन एक तगड़ा मिसाई जो एक झाड़ी के पीछे जा छुपा था निकला। उसे देखकर बेख्तियार अल्फोंसे के मुंह से चीख निकल गई और वह पीठ फेर कर बेतहाशा भागने लगा। मिसाई उसके ताक़ुब में चला कि भागते भागते एक दुश्मन को कत्ल कर दे। मिसाई ने अल्फोंसे को यूं दबोच लिया जैसे बाज नन्हे से परिंदे को दबोच ले, और अगर मैं गोली ना चला देता तो अल्फोंसे का काम तमाम हो चुका था। गोली मिसाई की पसलियां तोड़ गई। वह लड़खड़ा कर आगे की तरफ झुका।
अल्फोंसे ये समझकर कि मिसाई उस पर वार कर रहा है घबराकर पीछे हटा, लेकिन घबराहट में वो ज़मीन पर चित जा पड़ा और तड़पता हुआ मिसाई उसके सीने पर गिरा। अब एक अजीब सीन शुरू हो गया। अल्फोंसे निहायत भयानक आवाज़ में मुसलसल चीख रहा था। मुझे यकीन हो गया कि मरते मरते भी मिसाई अपना काम कर गया। मैं घबराकर दौड़ा और तड़पते हुए मिसाई को अल्फोंसे पर से घसीट लिया। खून में लथपथ अल्फोंसे पारा भरे मेंढक की तरह उछल रहा था। बेचारा अल्फोंसे, मैंने सोचा, आखिर उसकी किस्मत में मरना ही लिखा था। मैं उसके करीब अकड़ों बैठकर उसका जिस्म टटोलने लगा कि देखूं जख्म कहाँ आया है। अल्फोंसे था कि रेत पर पड़ी हुई मछली की तरह तड़प रहा था और मुझे जख्म तलाश करने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। मेरी पीठ में हौज बराबर सुराख हो गया है। हाय, मैं मरा, मेरे खुदा, मेरा काम तमाम कर दिया। मैं मरा, मेरे खुदा, मेरी अनाते, वो चिल्लाया। मैंने उसे लुढ़का कर उसकी पुश्त पर जख्म तलाश किया, लेकिन मुझे कहीं हौज बराबर तो एक तरफ चने बराबर भी सुराख नजर न आया। और अब हकीकत वाज़ेह हुई। अल्फोंसे को कोई जख्म नहीं आया था। बेवकूफ़, डूब मरो, एक चूहिया भी तुमसे ज़्यादा बहादुर होती है। वो उठा बड़ी बहादुरी से। लेकिन मोंसियोर, मैं तो समझा मुझे कारी जख्म आया है। भला मुझे क्या पता था कि इस दूबदू मुकाबले में फतह मेरी हुई और उसने मुर्दा मिसाई पर एक ठोकर जमाई। आखिरकार मारा गया ना मेरे हाथों। मेरी रगों में भी अपने जंगजू दादा जान का खून गर्दिश कर रहा है। लेकिन सच कहना मोंसियोर, मैंने भी मुकाबला किया है। मुकाबला, वाह वाह, और क्या तगड़े मिसाई से टक्कर ली थी और जिस्म पर खराश आए बगैर मैं कामयाब हुआ। अगर दादा जान जिंदा होते और मुझे यूं मुकाबला करते और फिर कामयाब होते देखते तो अपने जिस्म के कपड़े तक मुझे बख्श देते। वाह, यानी कि मैं अल्फोंसे को बकता छोड़कर अपने साथियों से मिलने चल दिया और अल्फोंसे अपनी तारीफ भूलकर मेरे पीछे हो लिया। सबसे पहले जिस शख्स पर मेरी नज़र पड़ी वो मिस्टर मैकेंजी थे। वो एक पत्थर पर बैठे हुए थे। उनकी रान पर एक रुमाल बंधा हुआ था जिससे खून के कतरे टपक रहे थे। उनकी रान पर निहायत गहरा जख्म आया था। उनके हाथ में अब तक चाकू मौजूद था, लेकिन वो बीच में से मुड़ गया था, जिससे पता चलता था कि उन्होंने निहायत शिद्दत की जंग की थी और बेशुमार दुश्मनों को कत्ल किया था। ओह मिस्टर क्वार्टरमैन, उन्होंने मुझे देखते ही लर्ज़ां आवाज़ में कहा। तो फतह हमारी हुई, लेकिन कितना इबरतनाक मंजर है ये। मेरा ये अजीज़ चाकू एक वैशी के सीने में मुड़ गया। मुझे इसके बेकार हो जाने का दिली रंज है। और हेस्टीरिया के मरीज जैसा भयानक कैक कहा उनके मुंह से फूट पड़ा। फतह की खुशी, कत्लेआम और उनका जख्म मिस्टर मैकेंजी जैसे ज़कीउल हिस्स शख्स के दिल पर बैक वक्त असरअंदाज हो रहे थे। और फिर मैदान जंग का भयानक मंजर मैकेंजी जैसे सुलह पसंद शख्स को झंझोड़ने के लिए काफ़ी था। मुझे खौफ हुआ कि वो कहीं शिद्दत जज्बात से पागल ना हो जाएं, और हकीकत में वो निहायत इबरतनाक मंजर था। कत्लेआम अब ख़त्म हो चुका था। जो लोग जख्मी पड़े तड़प रहे थे उन्हें या तो कत्ल कर दिया गया था या खुद ही तड़प तड़प कर ठंडे हो गए थे। कराल वाले दरवाजे की झाड़ियाँ ज़मीन पर बिछ गई थीं और उन पर लाशों का अंबार था। मैदान में भी हर तरफ बेशुमार लाशें पड़ी हुई थीं, जैसे अगस्त के महीने में लंदन के किसी मुर्गजार में बेफिक्रे लोग आराम कर रहे हों। दरवाजे के सामने से लाशें और हथियार उठाकर छोटा सा मैदान खाली कर दिया गया और यहाँ हम खड़े हुए थे। जब हम चले थे तो हमारे साथ 30 आदमी थे, लेकिन अब सिर्फ 15 रह गए थे, और इन 15 में से भी 5, जिनमें मिस्टर मैकेंजी भी शामिल थे, शदीद तौर पर जख्मी थे। झाड़ी वाले दरवाजे पर जो लोग मुतय्यन थे उनमें से सिर्फ 2 यानी एस्लोपोगास और हेनरी कर्टस बचे थे। गुड के दस्ते में से 5 और मेरे दस्ते में 2 आदमी मारे गए थे। मिस्टर मैकेंजी के 6 साथियों में से सिर्फ 1 बच रहा था। उन तमाम लोगों का जिनमें मैं भी शामिल था ये हाल हो रहा था कि सब के सब खून से लथपथ और धूल से अटे थे और मारे थकन के खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। तन्हा एस्लोपोगास था जो हस्बे मामूल अपने कुल्हाड़े पर झुका, बिल्कुल ताज़ा दम और हशाश मालूम हो रहा था। सिर्फ उसके माथे के सुराख पर तनी हुई झिल्ली धड़क रही थी और बस। क्यों मैकोमेजन? जब मैं उसके करीब गया तो उसने कहा, मैंने कहा था ना कि बड़ी दिलचस्प जंग होगी। सो वही हुआ। आज से पहले इतनी तादाद से किसी ने मेरा मुकाबला न किया और ना ही मैं ऐसी मज़ेदार जंग में शरीक हुआ। अब रही तुम्हारी फौलादी कमीज़ तो हकीकत में ये टागाई सहरज़दा है। कोई चीज़ इसे छेद नहीं सकती। अगर ये मेरे जिस्म पर ना होती तो इस वक्त मैं वहाँ पड़ा होता। और उसने लाशों के अंबार की तरफ इशारा किया। एस्लोपोगास, वाकई तुम बहादुर हो और तुम्हारी बहादुरी की कदर करते हुए यानी कमीज़ मैं तुम्हें तोहफ़ातन पेश करता हूँ, हेनरी ने कहा। शुक्रिया, ज़ुलू ने तोहफ़ा और अपनी तारीफ से खुश होते हुए कहा। और एनकोबो, आप भी तो मर्दों की तरह लड़े, लेकिन आप कुल्हाड़ा ठीक से घुमाना नहीं जानते। खैर, मैं आपको इसकी तालीम दूंगा ताकि आप कुल्हाड़ा घुमाते हुए अपनी ताकत ज़्यादा सरफ ना करें।
मिस्टर मैकेंजी ने फ्लोसी के बारे में दरियाफ्त किया तो एक शख्स ने बताया कि जंग जोरों पर थी। उस वक्त उसने फ्लोसी और उसकी मुलाजमा को तेजी से ठिकाने की तरफ जाते देखा था। हमने इत्मीनान की सांस ली। हमने जख्मियों को साथ लेकर ठिकाने का रुख किया। हम सब खून में नहाए हुए और बेहद थके हुए थे, लेकिन हमारे दिल फतह की मुसरत से लबरेज थे। हम फ्लोसी की जान बचाने में कामयाब हो गए थे और मिसाइयों का ऐसा सबक दिया था कि वो कम से कम 10 साल तक इसे फरामोश नहीं कर सकेंगे। लड़खड़ाते कदमों और खुशी से नाचते दिल लिए हम उस टीले पर चढ़ने लगे, जहाँ से एक ही घंटा पेशतर हम खौफो हरास से कांपते दिल लिए उतरे थे। ठिकाने की दीवार में बने हुए दरवाजे से बाहर मिस्टर मैकेंजी बड़ी बेचैनी से हमारा इंतजार कर रही थी। हमें देखते ही उनके मुंह से चीख निकल गई और वो दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप कर चिल्लाईं, ओह किस कदर खौफनाक नज़ारा, किस कदर खौफनाक। और जब उन्होंने अपने शौहर को स्ट्रेचर पर पड़े देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन ये जानकर कि उनके शौहर मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं उन्हें एक इत्मीनान हुआ। फिर मैंने उन्हें मुख्तसर तौर पर मैदान जंग की रुदात सुनाई, जिसका कुछ हिस्सा फ्लोसी से वो पहले ही सुन चुकी थी। मिस्टर मैकेंजी ने बेख्तियार होकर मेरी पेशानी चूम ली। क्वार्टरमैन, खुदा तुम सबको इसका अजर दे, उन्होंने कहा, तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई। ठिकाने में पहुंचते ही हमने कपड़े तब्दील किए और अपने जख्मों की मरहम पट्टी की। मैं तो बिल्कुल जख्मी नहीं हुआ था। हेनरी और गुड को मामूली जख्म आए थे। भला हो उन फौलादी कमीज़ों का जिन्होंने हमें जख्मी होने से बचाया था। अलबत्ता मिस्टर मैकेंजी का जख्म निहायत तशवीशनाक था। इन तमाम चीज़ों से फुर्सत पाने के बाद हमने गुस्ल किया और हमें यूँ महसूस हुआ जैसे हमें नई जिंदगी मिल गई हो। गुस्ल के बाद हमने खाने के कमरे का रुख किया जहाँ नाश्ता चुना हुआ था। अजीब मालूम हो रहा था वो नाश्ता। हम अभी ज़माने कदीम की सी दस्त बदस्त जंग से वापस आए थे और अब निहायत ही फैशनेबल रुकाबियों में नाश्ता उड़ा रहे थे। यूँ मालूम होता था जैसे गर्दिश अयाम एकदम से ज़माने कदीम से ज़माने हाल की तरफ घूम गई हो। बकौल गुड के ये तमाम वाक़यात ऐसे हैं जैसे हम बिस्तर पर पड़े कोई ख्वाब देख रहे हों और किसी ने शाना झिंझोड़ कर हमें बेदार कर दिया हो, तो हमने अपने आप को मौजूदा ज़माने में पाया हो। नाश्ता ख़त्म होने के करीब था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और फ्लोसी दाखिल हुई। उसने हमारी रुखसार चूमकर हमारा शुक्रिया अदा किया और मैंने उसकी बहादुरी की तारीफ़ की कि उसने अपने पिस्तौल से एक मिसाई को मार दिया। खुदा के लिए उस वाक़े का जिक्र न कीजिए, उसने बेतहाशा रोते हुए कहा। ओ खुदा, वो हमारी तकलीफ़ के गोल गोल घूम रहा था और उसके चेहरे से इंतहाई करब के आसार हवीदा थे। नहीं नहीं, मैं उस मंज़र को नहीं भुला सकती। वो मुझे ज़िंदगी भर परेशान करता रहेगा। उस मुर्दा मिसाई का भूत हर रात मेरी नींद उचाट करने आ पहुँचेगा। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो जाकर थोड़ी देर नींद ले ले ताकि उसकी हालत बेहतर हो जाए, और जब वो शाम को बेदार हुई तो उसकी हालत बनिस्बत सुबह के बेहतर थी।